कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका एक और नई शानदार वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन और आज की वीडियो में हम प्रोनाउन का एक भी हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। आज तक जिस कॉन्सेप्ट से जहाँ से जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं आपके। तो इस वीडियो में आराम से बैठिए, एंड तक देखिए और ये वीडियो खत्म होते-होते आप ज़िंदगी में कभी प्रोनाउन में दुःख नहीं पाओगे, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात ये कि प्रोनाउन होता क्या है? तो जैसे कि अपन बचपन से पढ़ते आए हैं कि प्रोनाउन यानी सर्वनाम वह चीज़ होती है जो संज्ञा के स्थान पे आती है, यानी नाउन के स्थान पे। यानी प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन के स्थान पर अपन कुछ भी लेके आएँ, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रोनाउन। एक बात याद रखना कि जैसे मान लो अपन ने यूज़ किया साजिद, है ना? साजिद इज़ ए गुड बॉय, ठीक है? गुड बॉय, है ना? आगे अपन ने यूज़ किया ही इज़ ऑल्सो गुड, है ना? इन इंग्लिश, इन इंग्लिश अपन ने ये लिख दिया। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये जो ही है ना, ही ये साजिद के लिए ही तो आया है, ही साजिद के लिए ही आया है। तो आप एक शब्द का ध्यान रखना कि साजिद है ना, साजिद वो क्या है, ही का एंटीसीडेंट है। यानी जो नाउन, जो प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे आए, तो जिसकी जगह पे आया है ना वो उसका एंटीसीडेंट होता है ना? जैसे यहाँ पे इस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है? साजिद है ना? यानी किसी भी नाउन की जगह अगर अपन कोई प्रोनाउन यूज लेंगे तो वो नाउन क्या होगा? वो नाउन उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होगा, है ना? एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना, एंटीसीडेंट। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज होती है कि अपन को नाउन की जरूरत क्यों है ना? अब एक चीज देखो आप, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सरिता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, है ना? सरिता लव्स हर फादर, या सरिता डज ऑल द हाउस वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, बार बार सरिता सरिता आता है ना, तो जब आप इंग्लिश बोलोगे तो ये एक बद्दापन आता है ना? लैंग्वेज में बद्दापन आता है, इसको बोलते हैं वीक एरर। ये एक कमजोरी एरर है लेकिन एरर है, ठीक है? एरर है ये एक तरह का। तो अब इसे सोल्व कैसे किया जाए? मान लीजिए कि बार बार किसी चीज का पुनरावर्तन होता है या रिपीटेशन होता है, तो ये क्या होता है, लैंग्वेज में वो चीज अजीब लगती है, ठीक? लैंग्वेज में आता है उससे बदलापन। तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो उसको सॉल्व ऐसे किया जाएगा कि अपन लिखेंगे सरिता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी लव्स हर फादर, सी डज ऑल द हाउसवर्क। तो यहाँ पे अपन ने सरिता की जगह एक सर्वनाम यूज किया है जिसे अपन बोल रहे हैं शी। अपन ने बचपन से सीखा है, अब ये चीज मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है कि लड़कों के लिए ही आता है, लड़कियों के लिए शी आता है, किसी निर्जीव चीज के लिए इट आता है। ये चीज अपन ने बचपन से सीख रखी है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं? प्रोनाउन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? तो क्या आपने कभी सुना है पर्सनल? पर्सनल का मतलब क्या होता है? यानी खुद का। यानी वो नाउन जो किसी इंसान, किसी चीज के खुद के लिए यूज है। जैसे देखो, इसमें इसमें दो चीज होती है, ठीक है? एक तो इसमें तीन चीजें होती है, जैसे फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। अब आपको होगी सर ये किस चिड़िया का नाम है? फर्स्ट पर्सन होता है क्या है? फर्स्ट पर्सन हमेशा होता है स्पीकर, यानी जो बंदा बात बोल रहा है, ठीक है? जो बंदा बात बोल रहा है वो क्या होगा? वो होगा फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पर्सन क्या होगा? तो सेकंड पर्सन होगा जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, है ना? जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई साहब राम खाना खा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बोला, जैसे आई से राम इज ईटिंग फूड। तो यहाँ पे आई तो क्या हो गया? आई तो हो गया मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? राम की बात कर रहा हूँ। राम खाना खा रहा है, तो राम क्या हो गया? राम हो गया सॉरी, जिससे अपन बात करें, जैसे ऐसे यू ईटिंग फूड, तो यू क्या हो गया? यू तुम हो गए, तो ये क्या हो गया? ये सेकंड पर्सन हो गया। फिर हम मान लो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना? हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मान लो अपन दो राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे राम क्या हो जाएगा? यहाँ पे राम हो जाएगा थर्ड पर्सन। एक बार फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, सेकंड पर्सन होता है टू whom वी स्पीक, जिससे अपन बात कर रहे हैं, ठीक है? पहले मैंने ये गलत पढ़ लिया था, टू whom वी स्पीक जिससे अपन बात कर रहे हैं वो होता है सेकंड पर्सन, और अपन जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो होता है अपना थर्ड पर्सन। अब देखिए, तो आई वी, हमेशा अपन बात करेंगे हम, मैं या हम, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। तुमसे बात करूंगा तो क्या होगा? तुम यानी यू, तो ये क्या हो गया? सेकंड पर्सन। और किसी और के बारे में बात करेंगे, ही शी इट दे या कोई भी नाम, तो वह क्या होगा? वो होगा थर्ड पर्सन, ठीक है? अपन यहाँ पे कोई भी नाम नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी नाम लेंगे तो वो संज्ञा आ जाएगी, ठीक है? अपन पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, आगे चलते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतनी चीज भी समझ में आ गई होगी। अब देखो प्रोनाउन के कुछ मतलब कुछ हिस्सों में बांटा हुआ होता है प्रोनाउन को। जैसे प्रोनाउन को अपन पर्सन में बांट सकते हैं, जो अपन ने अभी पढ़ा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना, ये चीज आपने पढ़ ली। फिर अपन इनको नंबर्स में और बांटते हैं कि कुछ प्रोनाउन तो होते हैं सिंगुलर, कुछ होते हैं प्लूरल। ठीक है, ये चीज भी देख ली। तो और अब देखो कुछ प्रोनाउन आते हैं वो सब्जेक्ट की जगह आते हैं, कुछ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, कुछ प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं यानी जो प्रोनाउन अधिकार दिखाते हैं, और कुछ पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं, है ना। अब ये क्या होते हैं, देखो फर्स्ट पर्सन है ना, यहां से देखो आप, तो फर्स्ट पर्सन है यानी आई और वी। ठीक है, तो इसमें आई होता है वो तो होता है सिंगुलर, और वी होता है वो होता है प्लूरल। ठीक है, अब इसको ऑब्जेक्ट की जगह कैसे लिखेंगे, यानी आई अगर सब्जेक्ट आ गया, आई को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो याद आप पैसिव वॉइस में कैसे लिखते थे, पैसिव वॉइस में आप क्या करते थे, आई को मी कर देते, वी को एस कर देते थे। क्यों, क्योंकि ये आई की, आई है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अगर आई को अपन सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो आई लिखेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो मी लिखेंगे। और अगर अपन पॉजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे, यानी आई का अगर आप पॉजेसिव प्रोनाउन बनाना चाहो, तो आपको पता है कि पॉजेसिव प्रोनाउन अधिकार दिखाता है। तो प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के जगह आता है ना, इसके साथ नाउन नहीं आएगा तो अपन क्या बोलेंगे, माइन। माइन का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि माइन का मतलब होता है माई प्लस नाउन, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया माई। और अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव देखें तो माई होगा, जैसे माई कार हो गया, ये भी अधिकार दिखाता है ना। माई पेन हो गया, ये भी अधिकार दिखाता है ना, पीईएन, पीईएन पेन। ठीक, आगे चलते हैं। प्लूरल वी, अब वी का ऑब्जेक्ट होता है एस, है ना। पॉजेसिव प्रोनाउन होता है आर्स, और पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है आर। वही बात आगे सेकंड पर्सन का, तो सेकंड पर्सन में यू ही सिंगुलर होता है और यू ही प्लूरल होता है, और उसका ऑब्जेक्ट भी यू और यू ही होता है, और उसका पॉजेसिव प्रोनाउन भी योर्स और योर्स ही होता है, और उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी योर और योर होता है, यानी ये सेम ही होता है, यू का कुछ चेंज नहीं होता। बेसिकली बात यही है कि यू का कुछ चेंज नहीं होगा, यू का सब्जेक्ट भी सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा, है ना। पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स रहेगा, प्लूरल भी सिंगुलर भी, और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सेम रहेगा, योर और योर। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में अपन ने देखा था ही शी इट, तो ही शी इट ये तो हो गए सिंगुलर, और दे हो गया प्लूरल। अब ये चीजें आपको कहाँ काम आएगी, ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काम आएगी, जब आपको पता चलेगा कि हाँ यार फलानी चीज सिंगुलर है, फलानी चीज प्लूरल है, जिससे आप वर्ब डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, अब इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हीज, यानी जो अधिकार दिखाता है हीज, हर्स, इट्स, और इसका पॉजेसिव और जो दे है उसका क्या होता है देयर। आगे चलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज कार, हर्स कार, इट्स, है ना, इट्स बकल ऐसे मान लो, या इट्स कॉलर, जैसे कुत्ते का गले का पट्टा होता है तो अपन बोलते हैं इट्स कॉलर। ठीक है, और देयर, देयर, देयर कार, है ना। मैं देखो आपको दो बातें बताता हूँ, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर अगर कोई भी सेंटेंस है ना, कोई भी सेंटेंस है, अगर बंदे ने साफ साफ नहीं कह रखा है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, या आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है सेंटेंस में जो सेंटेंस को नेगेटिव बता रहा है, तो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं मान रहा है ना। आपको एक उदाहरण देता हूँ, है ना। जैसे एक एक ऑप्शन है, ये देख लो आप, जैसे ये है शी, है ना। अब यहाँ मैंने स्पेस कर दिया, तो यहाँ मैंने फूड कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, है ना। डजंट ईट, ठीक है, ईट, नॉट ईट, ठीक है, नॉट ईट, और ईटन, है ना, ईटन। अब आप कहोगे कि सर कैसे पता चलेगा इसमें क्या लगेगा। अब मैं कहूंगा इसमें आएगा सिर्फ और सिर्फ ईट, क्योंकि आपको पता है नॉट ईट जैसी कोई चीज नहीं होती, ईटन अकेली थर्ड फॉर्म आएगी नहीं। तो सर अब आप कहोगे सर आपने डजंट ईट और ईट में से कैसे पता लगाया। तो देखो यहाँ पे अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि ये सेंटेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों ही आ सकते हैं। तो वहां पर हम हमेशा ईट लगाएंगे, वहां पर हम हमेशा क्या लगाएंगे, ईट लगाएंगे। बच्चा आ गया है तो इसको बाहर निकालता हूँ, फिर आपको आगे पढ़ाता हूँ। मैं भूल गया मैं कहाँ पे था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो ऐसे सेंस में आपको हमेशा पॉजिटिव चूज करना है, आप कभी भी सेंटेंस को नेगेटिव मत बनाना, है ना। हमेशा अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या डिसाइड करोगे, आप हमेशा पॉजिटिव की तरफ डिसाइड करोगे। एक बात तो ये होगी, और दूसरी बात ये है कि जब कभी भी आपको कोई सेंटेंस दिया जाए, है ना, जब कभी भी आपको कोई सेंटेंस दिया जाए और आपको नहीं पता, जैसे मान लो समबडी है ना, समबडी है, एनीबडी है, एनीबडी है, ठीक है, एनीबडी है, या एवरीबडी है,
एवरीबडी है ना। अब इसकी जगह आपको और कोई प्रोनाउन यूज करना हो ना, तो आपको बता दूं, जब भी कभी कोई सेंटेंस में कोई किसी का कोई जेंडर डिसाइड नहीं हो रहा, मान लो है ना, किसी का कोई जेंडर डिसाइड नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, वहां आप हमेशा प्लूरल सॉरी मस्कुलाइन जेंडर चूज करोगे, यानी ही चूज करोगे हमेशा। हमेशा आपको उसे मेन मानना है। मान लो कोई ऐसा नाम आ गया सेंटेंस में कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इसका फीमेल होगा मेल होगा, तो आपको हमेशा वहां पे मेल ही चूज करना है। ठीक है, ये इंग्लिश के रूल हैं, ऐसे ही आपको पर्सन सही करना है। ठीक है, आगे चलते हैं है ना? अब देखिए आपको मैं डिफरेंस बताता हूं ऑब्जेक्टिव केस में और सब्जेक्टिव केस में। उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मान लीजिए ये हो आप, है ना, ये है आपका दोस्त और ये है आपका एक और दोस्त। आप लोग गए जंगल में घूमने, चले गए, ठीक है। अब आप दो तो एक रास्ते पे चले गए, ठीक है, और आपका ये तीसरा दोस्त था, ये एक रास्ते में चला गया, दोनों बिछड़ गए। मान लो रात हो रही थी, खूब अंधेरा था, तीनों दोस्त बिछड़ गए, दो एक तरफ चले गए, एक तरफ चला गया। अब जो ये एक तरफ गया, उसे जंगल में एक पेड़ दिखा, ठीक है, एक पेड़ दिखा जंगल में, डरावना ही पेड़ बना देते हैं थोड़ा। उसे जंगल में एक पेड़ दिखा, ठीक है, और पेड़ के पीछे थी झाड़ियाँ, ठीक है, छोटी छोटी झाड़ियाँ थी पेड़ के पीछे, छोटी छोटी झाड़ियाँ थी, ठीक है। अब उन झाड़ियों में से आवाज आई, है ना, उन झाड़ियों में से आवाज आई, तो आपने पूछा हु इज इट, है ना, हु इज इट। तो झाड़ियों में से आपके इस दोस्त ने जवाब दिया, है ना, इट, ठीक है, इट इज मी, ठीक है, इट इज मी। और फिर एक तरफ से, दूसरी तरफ से और जवाब आई, मतलब आवाज आई, तो आपने फिर से पूछा एंड हु इज देयर, है ना। तो आपका दूसरा दोस्त बोला डोंट वरी, ठीक, डोंट वरी, इट इज हिम, है ना, इट इज हिम। तो अब यहाँ पे ये सेंटेंस सुनने में तो बहुत सही लगते हैं, लेकिन ये है गलत। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, इट इज मी, है ना, इट इज मी, है ना, इट इज मी, तो यहाँ पे मी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इट इज आई। और जहां मैंने लिखा है ना इट इज हिम, है ना, इट इज हिम, वहां पे लिखेगा इट इज ही, इट इज ही। अब कहोगे सर ये क्या लफड़ा है, ऐसे कैसे हुआ? तो भाई साहब अभी आपको यही सीखना है कि कहाँ पे आपको जो नाउन की जो मैंने ये टेबल बताई है, इसका सब्जेक्टिव केस कहाँ पे यूज लेना है और ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पे यूज लेना है। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। ये चीज आपको सुनने में आसान लग रही होगी, लेकिन असल में ये चीज थोड़ी मुश्किल है और इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आपको सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो ये सारा अपना एक बार ग्रामर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए, फिर अपन सभी के एमसीक्यूज करेंगे। आपका जो भी पेपर आएगा, चाहे आपका पटवारी का पेपर आओ, चाहे आपका 4th ग्रेड का पेपर आओ, ठीक है, आपका 2nd ग्रेड का पेपर आओ, आपका 3rd ग्रेड का पेपर आओ, हर पेपर की आपको क्या करवाई जाएगी, आपको मैराथन करवाई जाएगी, ठीक है। उसमें आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे और मैराथन से पहले हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे आपको, है ना। मतलब पर्टिकुलर वीडियो होगी, जैसे नाउन के क्वेश्चन एक तरफ होंगे, एक वीडियो में हो जाएंगे, प्रोनाउन के क्वेश्चन एक वीडियो में हो जाएंगे, तो आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना। अब देखो पहले अपन सीखेंगे यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस, कि भाई साहब ये सब्जेक्टिव केस है, ये कहाँ पे यूज होता है। तो पहला इसका रूल है कि बी के साथ है ना, हमेशा हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है ना। बी के साथ हमेशा क्या आता है, बी के साथ हमेशा क्या आता है, बी के साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब कहोगे सर हमें तो समझ में नहीं आया, थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करो, है ना, और थोड़ा खुल के बताओ। तो देखो बी का मतलब होता है इज एम आर, है ना, वॉज वर्ब, बी बीइंग, ठीक है। यानी ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है ना, ये बी की फॉर्म है भैया, ये सारी बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म है, तो इनके साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। एक चीज और बताऊं, कि आपने कभी भी पढ़ा होगा, है ना, कभी भी पढ़ा होगा कि ही इज ए डॉक्टर। अब मैं पूछूं यहाँ पे डॉक्टर क्या है, डॉक्टर क्या है, तो अगर आपका जवाब ऑब्जेक्ट है तो आप गलत हो। यहाँ पे डॉक्टर है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, है ना, कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि अगर आपने कभी जिंदगी में पहले टेंस पढ़े हैं या कुछ भी पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि इज है ना, यहाँ पे है लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, कॉम्प्लीमेंट आता है। तो यहाँ पे वो वाला लॉजिक लग रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता तो सब्जेक्ट ही आएगा फिर। भाई ऑब्जेक्टिव, जैसे अगर आप प्रोनाउन पढ़ रहे हो,
तो अगर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता तो सब्जेक्टिव केस ही बचा। फिर सब्जेक्टिव केस ही बनाना। जैसे देखो आप देख लो एक बार, इट वॉज मी हु हैड ब्रोट यू होम, है ना। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आप टेबल देखो, यहाँ पे क्या है, मी है, ठीक है, मी है। मैंने कह दिया कि वोज है, वोज जो अपना वोज है, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, ये मैंने अभी कह दिया। अब देखो यहाँ पे क्या, इट वोज, है ना, वोज। अब यहाँ पे क्या है, मी है। अब आप पीछे टेबल पे जाओ, है ना, तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन मैंने कह दिया कि वोज के बाद तो हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, तो आपको सब्जेक्टिव केस ढूंढना है। अब ये रहा अपना सब्जेक्टिव केस, ठीक है, ये रहा अपना सब्जेक्टिव केस यानी आई। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इट वॉज आई हु हैड बोट यू होम। तो ये सही होगा। आप ये चीज समझ गए होगे कि जो बी की जितनी भी फॉर्म है, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, इनके बाद हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे देखो, इट वॉज देम हु वर रनिंग फास्ट, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, इट वॉज दे हु वर रनिंग फास्ट। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे कि हमेशा बी के बाद क्या होगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर कभी भी कोई वर्ब हो, कभी भी कोई वर्ब हो, तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। कैसे आएगा? जैसे देखो, शी टोल्ड आई ए स्टोरी। कभी ऐसा सुना है आपने कि शी टोल्ड आई ए स्टोरी? अगर कोई ऐसे बोलता है तो अनपढ़ सा लगता है। कारण यही है क्योंकि टोल्ड एक वर्ब है, टोल्ड एक वर्ब है, और वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो स्टोरी हो जाएगा गलत। क्या होगा, शी टोल्ड मी ए स्टोरी। जैसे देखो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव फॉर्म लिखी हुई है, सब्जेक्टिव फॉर्म लिखी हुई है। अपने को ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, तो आई तो ये रही, आई तो ये रही, और आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है, तो अपने क्या लगा दिया, मी लगा दिया। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि भाई आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। तो वीडियो को पॉज करके एक बार टेबल को 5-6 बार पढ़ लेना, क्योंकि ये टेबल ही आपको पूरा प्रोनाउन करवाएगी। ये बात समझ गए होंगे आप। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये देख लिया आपने, शी टोल्ड आई ए स्टोरी नहीं होगा, होगा शी टोल्ड मी ए स्टोरी। आगे चलते हैं। शी स्कोल्डेड यू एंड आई। उसने तुम्हें और मेरे को भाई साहब डांट दिया। लड़कियां हैं, डांट सकती है भाई, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, कर सकती है। लेकिन वो ग्रामर की गलती नहीं कर सकती, क्योंकि उससे उसका पेपर पास नहीं होगा, तो अपन उसको ग्रामर की गलती नहीं करने देंगे। जैसे देखो क्या होगा, सी स्कोल्डेड यू एंड मी, क्योंकि यहाँ पे आई है, वो है सब्जेक्टिव केस, और अपने को चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप इंग्लिश में नहीं हो तो सकता है कंफ्यूजन हो, तो एक दो बार देख लेना वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी क्लियर नहीं हो तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं और कुछ बता दूंगा आपको, मतलब और डिटेल में समझा दूंगा। आगे देखो, आपने पढ़ लिया कि वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं। मैंने, अगर आपने मेरे से पहले पढ़ा है तो मैं आपको नाउन में भी समझा समझा के थक गया, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी, या पीछे अपन ने कुछ भी पढ़ा हो, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन हो तो अब उसका सेंटेंस से लेना देना नहीं रहता, वो प्रीपोजिशन का रिश्तेदार है, वो होगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जैसे एक चीज देखो आप, तो एक चीज है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है तो यानी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होगा। जैसे कि मॉम डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड आई। भाई मम्मी ने पैसे बांटे हैं तुम्हारे और मेरे बीच। तो अब इसका सही वर्जन क्या होगा, क्योंकि ये सेंटेंस तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो प्रीपोजिशन आ गई, और प्रीपोजिशन के बाद आप क्या लगा रहे हो, आप सब्जेक्टिव केस लगा रहे हो। लेकिन अपने को तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए ना, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मॉम डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड मी। है ना, देखो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपके नंबर कटा सकती है, और मैं आपके नंबर कटने दूंगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको वादा कर रखा है कि इंग्लिश में आपके पूरे पैसे पूरे नंबर आएंगे, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, फोर्थ ग्रेड हो, पटवारी हो, या राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, इंग्लिश में मैं आपके नंबर नहीं कटने दूंगा। ठीक है। और एक बार मैं फिर से कह दूं कि नोट्स आपको, देखो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, लेकिन आज से अगर 20 दिन बाद आप पीडीएफ देखोगे ना, आपके समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, नोट्स खुद से बनाओगे, अच्छे बच्चों की तरह नोट्स खुद से बनाओगे। मेरी बात आप आराम से समझ गए होगी कि नोट्स आपको खुद से हाथों से अपने कॉपी में बनाना है, वो आपके हमेशा के लिए दिमाग में स्टोर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शी मोक्ड एट ही एंड आई। तो यहाँ पे क्या होगा, शी मोक्ड एट, है ना,
ही का क्या हो जाएगा, हिम और एंड मी, शी मॉक्ड एट हिम एंड मी, है ना, क्योंकि देखो अपने को क्या है, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ही का है हिम, तो वहां पे क्या हो जाएगा, है ना, शी मॉक्ड एट हिम एंड मी, है ना, इस तरह से हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब बट का केस देखते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि बट दो तरह से हो सकता है। बट को अपन कंजक्शन भी मान सकते हैं, बट को अपन प्रीपोजिशन भी मान सकते हैं। आपको पता है कि वो चीज किस पे डिपेंड करेगी, वो चीज डिपेंड करेगी अपने सेंटेंस पे। देखो क्योंकि कंजक्शन, जब बट कंजक्शन होता है तो बट का मतलब होता है लेकिन, है ना, लेकिन, लेकिन बट क्या दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। लेकिन जब बट का मतलब प्रीपोजिशन होता है, जब बट प्रीपोजिशन की तरह आता है, तो बट दिखाता है, मतलब दिखाता है के अलावा, है ना, के अलावा, के अलावा। अब उदाहरण से समझो आप कि देखो, शी इज वेल ऑफ, बट, बट शी, है ना, बट शी, ये आएगा हर, सी आएगा या हर आएगा, इज ग्रीडी। तो यहाँ पे आपको एक बात देखनी होगी कि भाई साहब, ये तो बाद में डिसाइड करेंगे कि सब्जेक्टिव आएगा कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आपको एक ट्रिक लगानी है यहाँ पे, क्या कि देखो इज आ गया, इज और ग्रीडी आ गया, है ना, इज और ग्रीडी आ गया, तो आपको पता है कि इज एक वर्ब है, पता है, तो इस वर्ब को सब्जेक्ट तो चाहिए होगा ना, इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए होगा। अब इन दोनों में से देखो सब्जेक्ट कौन सा है, सी सब्जेक्ट है या हर सब्जेक्ट है, आपको पता है हर तो ऑब्जेक्टिव केस है, और शी है जो सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे सही क्या हुआ, यहाँ पे उत्तर होगा शी, शी इज वेल ऑफ बट शी इज ग्रीडी। इससे अपने को पता चलता है कि जो बट है वो कंजक्शन है ना, बट है वो कंजंक्शन है। अब एक तरीके से और, मैंने मतलब ये तरीका तो आपको बता ही दिया, अब मैं एक तरीका और बताता हूँ जिससे भी आप इस चीज का पता कर सकते हो। वो क्या है, वो ये है, देखिए कि इससे पहले चलिए आप, इससे पहले चलिए वाक्य में, अगर आपको पहले ऑब्जेक्ट मिले तो इसे ऑब्जेक्टिव केस चूज कर लेना, अगर पहले सब्जेक्ट मिले तो सब्जेक्टिव केस चूज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, सीधा क्या है, सब्जेक्ट है, तो अपन क्या चूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस चूज कर लेंगे, है ना। सी इज वेल ऑफ, ये क्या है, एडवर्ब, ये एडवर्ब है, ठीक है। तो सी इज वेल ऑफ बट शी इज ग्रीडी। आगे चलते हैं, एक और उदाहरण से समझाता हूँ आपको। एवरीवन वेंट टू द पार्टी, सॉरी, एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट, अब बताओ यहाँ पे सी आएगा घर आएगा, यहाँ पे शी आएगा घर आएगा, तो देखो वही बात अपने को पीछे चलना है, शी आएगा घर। देखो बट से पहले क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो बट से पहले क्या है, बट से पहले क्या है, बट से पहले है ऑब्जेक्ट, पार्टी आ गया ना, शी वेंट टू द पार्टी, तो ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ भी अपन क्या चूज करेंगे, ऑब्जेक्ट चूज करेंगे कि एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट हर, भाई सभी पार्टी में चले गए सिवाय उसके, उसके नखरे कुछ ज्यादा है, उसका नाक चढ़ा हुआ रहता है, क्या करे बेचारी। आगे देखो, आई एम पुअर बट आई मी एम ऑनेस्ट, तो आपको सीधा सा पता है, ये तो सिंपल है कि एम आया हुआ है तो आई ही आएगा, और वो भी देख लो कि इससे पहले सिर्फ सब्जेक्ट यही है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ना, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि पुअर क्या है अपने आप में, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है भाई साहब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इस चीज में मत पढ़ना आप, है ना, कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। आगे देखो, नो बडी न्यू द आंसर बट आई आएगा, मी आएगा, तो वही बात है, पीछे चलो, द आंसर ये क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो अपन क्या चूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस करेंगे कि भाई किसी को उत्तर नहीं पता था सिवाय मेरे को, तुम्हारा भाई ये जिले की चादर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया, है ना, यहाँ पे देखो आप कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। ये चीज भी आप समझ लीजिए, और मैं इस टेबल को क्लियर कर देता हूँ ताकि आप आराम से पढ़ सको, है ना। तो पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव को अपन समझते हैं कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं अपने अपने जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं माई, आर, योर, हीज, है ना, हर, इट्स, देयर, ठीक है। अब देखो अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की परिभाषा क्या होती है कि ये किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, ये किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, तो नाउन को मॉडिफाई करेगा तो ए नाउन इज ऑलवेज आफ्टर, तो इसके बाद हमेशा एक नाउन आएगा,
यानी माई के बाद, आवर के बाद, योर के बाद, हिज के बाद, हर के बाद, इट्स के बाद, देयर के बाद हमेशा क्या आएगा? हमेशा एक नाउन आएगा ही आएगा, तभी उसकी एग्जेक्टिव की तरह पहचान होगी। क्योंकि अगर वो एग्जेक्टिव को मॉडिफाई, अगर वो नाउन को मॉडिफाई नहीं करेगा तो कैसा एग्जेक्टिव? अगर कोई विशेषण संज्ञा को मॉडिफाई नहीं करता है तो कैसा विशेषण, है ना? तो एक नाउन क्या करेगा? एक नाउन के साथ हमेशा, सॉरी, एक एग्जेक्टिव के साथ हमेशा एक नाउन होता ही होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझो, है ना? जैसे देखो, ये क्या है? माई कार। माई कार में माई आ गया एग्जेक्टिव, कार आ गया क्या? कार आ गया क्या? नाउन। आर फ्लैट, योर हाउस। आगे चलते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन को समझते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन किस चिड़िया का नाम है? तो देखो, जो माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये क्या है? ये है पोजेसिव प्रोनाउन। अब इनकी पहचान ये होती है कि इनके आगे कभी भी नाउन नहीं आता। अब नाउन क्यों नहीं आता? क्योंकि भाई साहब, जब आपने प्रोनाउन की परिभाषा पढ़ी थी तो आपने ये पढ़ा था कि प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह आता है। तो इसके साथ नाउन आगे क्या करेगा जब ये नाउन की जगह आया है? जैसे देखो, माइन का मतलब क्या होता है ना? माइन का मतलब क्या होता है? माई प्लस नाउन। आर का मतलब क्या होता है? आवर प्लस नाउन। योर का मतलब क्या होता है? योर प्लस नाउन। योर प्लस नाउन। अब जरा इस चीजों को उदाहरण से समझते हैं, है ना? इस चीजों को उदाहरण से समझते हैं। पहले समझते हैं अपन प्रोनाउन को, है ना? पोजेसिव प्रोनाउन को, प्रोनाउन को जैसे देखो, दिस इज माई हाउस एंड वेयर इज योर्स। कि भाई ये तो मेरा घर है, तुम्हारा कहाँ है? योर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? योर्स का मतलब क्या है? योर प्लस नाउन। योर प्लस नाउन, जिसका मतलब होगा योर हाउस। कि दिस इज माई हाउस एंड वेयर इज योर हाउस, दोनों एक ही बात है। लेकिन ऊपर वाला तो है पोजेसिव प्रोनाउन और नीचे वाला है पोजेसिव एडजेक्टिव। वैसे ही आगे चलते हैं। योर कार इज देयर बट माइन इज देयर। सॉरी, योर कार इज हियर, है ना? हियर। कि भाई मेरी गाड़ी, तुम्हारी गाड़ी तो यहाँ है लेकिन मेरी गाड़ी वहां है। यहाँ पे माइन का मतलब है माई कार। जैसे देखो, योर कार इज हियर बट माई कार इज देयर, है ना? सेम ही चीजें है, लेकिन इनमें ऊपर वाला तो है पॉजेसिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, और नीचे वाला है पॉजेसिव एग्जीक्यूटिव। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गई होगी। आगे देखो, अब एज और दैट देखते हैं। एज और दैट का भी एक केस बनता है। कैसे बनता है? कि एज और दैट हमेशा कंपैरिजन के के लिए लिए जाते हैं, लेकिन इनमें एक बात है कि हमेशा दो इक्वल चीजों को कंपेयर किया जाता है। यानी एक बंदे की हाइट से दूसरे बंदे की हाइट कंपेयर की जाएगी, एक बंदे के गोरे रंग से दूसरे बंदे का गोरा रंग कंपेयर किया जाएगा, एक बंदे की गाड़ी से दूसरे बंदे की गाड़ी कंपेयर की जाएगी। अब इसे आप कहीं सिमली वगैरह से कंफ्यूज मत कर देना, क्योंकि वो होता है लैंग्वेज में ब्यूटी डालने के लिए। सिमली का मतलब होता है दो अनइक्वल चीजों का कंपैरिजन। यानी चिड़िया का कंपैरिजन आपने पेड़ से कर दिया, किसी की हाइट का कंपैरिजन आपने किसी बिल्डिंग से कर दिया, तो ये क्या है? ये क्या है? ये दो अनइक्वल चीजों का कंपैरिजन है। ये सिमली होता है, ये कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन अपन को करना है एज और दैट से। दैट से देखो, है ना? अब देखो, शी इज एज टॉल एज मी, है ना? शी इज एज टॉल एज मी। तो यहाँ पे एज टॉल एज मी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? शी इज एज टॉल एज आई। समझ गया? अब देखो, शी इज बेटर देन मी, तो यहाँ पे शी इज बेटर देन मी नहीं आएगा, शी इज बेटर देन आई सही होगा। ये आपकी छोटी छोटी गलतियां सुधार रहा हूं मैं। शी लाइक्स यू एज मच एज आई, है ना? शी लाइक्स यू एज मच एज आई, तो यहाँ पे शी लाइक्स यू, हाँ, शी लाइक्स यू एज मच एज आई, तो यहाँ पे होगा शी लाइक्स यू एज मच एज मी। यहाँ पे ये सही होगा। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? तो वही पहले वाली बात, इधर पीछे चलो आप। एज से पहले क्या है? एज से पहले क्या है? एज से पहले क्या? शी लाइक्स यू ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो अपने ऑब्जेक्टिव केस ले लिया। यहाँ पे देखो क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो अपने सब्जेक्टिव केस ले लिया। यानी जो मैंने आपको पहले बट में बताया था या प्रीपोजिशन में बताया था, वही चीज आपको यहाँ पे फॉलो करनी है, कि आपको पीछे चलना है। तो अगर आपको पहले ऑब्जेक्ट मिले तो ऑब्जेक्टिव केस चूज कर लेना, अगर आपको पहले सब्जेक्ट मिले तो सब्जेक्टिव केस चूज कर लेना। एज सिंपल एज दैट। अब देखो, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउंस के ऑर्डर होते हैं। देखो, हिंदी में आप मान लो तीन लोग बात कर रहे हो, तो आप किसी का भी नाम पहले ले सकते हो। जैसे मान लो आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो किसी तीसरे दोस्त के बारे में,
है ना। तो आप अपना नाम भी आप खुद को भी पहले रख सकते हो, आप जिस दोस्त से बात कर रहे हो उसको भी पहले रख सकते हो, या जिसके बारे में बात कर रहे हो उसको भी पहले रख सकते हो। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश है कुलीन लोगों की परिभाषा, यानी जेंटलमैन की परिभाषा। तो जब भी जेंटलमैन बात करते हैं तो वो खुद को तरजीह नहीं देते, वो पहले तरजीह देंगे सामने वाले को, फिर तरजीह देंगे जिसके बारे में बात हो रही है उसको, फिर वो खुद को लाएंगे, है ना। जैसे जैसे हिंदी में उदाहरण के तौर पे समझो कि आप और राम शाम को मेरे घर पे खाना खाने आ जाना, या आप राम और मैं मिलके खाना खाने चलेंगे। तो इसमें पहले उसने क्या किया, पहले इसने चूज किया आपको, फिर इसने चूज किया जिसके मतलब जो दोस्त यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उसको, थर्ड पर्सन को यानी राम को, फिर ये अपने आप को आगे लेके आया। जैसे देखो जनरल ऑर्डर क्या है, 3-2-2-3-1 का, यानी पहले सेकंड पर्सन होगा, ठीक है, एक मिनट, पहले सेकंड पर्सन होगा, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। जैसे जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, यू शी एंड आई नीड टू फिनिश द असाइनमेंट बाय टुमारो, कि भाई तुम्हें उसे और मुझे, है ना, तुम्हें उस लड़की को और मुझे ये असाइनमेंट है ना ये कल सुबह तक फिनिश करना है। आगे चलो, कैन यू दे एंड आई मीट इन द कैफे लेटर, क्या तुम वो और मैं शाम या थोड़ी देर बाद कैफे में मिल सकते। आगे सुनो, यू, है ना, यू जॉन एंड आई वर चूज टू रिप्रेजेंट द टीम, कि भाई तुम जॉन और मैं है वो टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए हुए। तो यहाँ पे आपको जो प्रोनाउंस है उनका ऑर्डर देखना है, उनका ऑर्डर क्या है, पहले सेकंड पर्सन आया है, फिर थर्ड पर्सन आया है, फिर फर्स्ट पर्सन आया है। अब एक बात कहूँ आपको, वो पेपर में सवाल देगा और वो पहले आई को कर देगा, यू को बाद में कर देगा, शी को बाद में कर देगा, इस तरह से वो आपको ऑर्डर से खेल के देगा, है ना, ऑर्डर बिगाड़ के देगा, तो आपको ऑर्डर जचाना है, ये चीज आपको समझनी है। जैसे एक और उदाहरण देख लो, यू द मैनेजर एंड आई शुड डिस्कस द बजट, कि भाई तुम्हें मैनेजर को और मुझे मिलके जो अपना बजट है उसको डिस्कस करना चाहिए। आगे चलते, ये तो हो गया जब आप नॉर्मल बात कर रहे हो, है ना, आप नॉर्मल बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी गलती मान रहे हो ना, मतलब कोई ऐसी बात है कि जिसमें आपको आपकी गलती माननी है ना, वाइल कन्फेसिंग और एक्सेप्टिंग ए मिस्टेक, तब ऑर्डर अलग होता है। तब ऑर्डर अलग होता है जब आपको गलती मान रहे हो, आपने मान लो कोई गलती कर दी, या आप आपके दोस्त या किसी तीसरे बंदे ने मिलकर गलती कर दी, तो अब आपको पहले दूसरे का नाम नहीं लेना है। मैंने बताया था कि ये सज्जन लोगों की परिभाषा है इंग्लिश, ऐसा वो लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता। अब ये बात होगी तो अब क्या करोगे, अब पहले आप खुद पे इल्जाम लोगे कि भाई साहब मैं था, फिर आप थे, फिर तीसरा था। जैसे देखो 1 2 3, पहले आप खुद पे इल्जाम दोगे, फिर दूसरे का नाम लोगे, फिर तीसरे का नाम लोगे, है ना, इस तरह से काम चलेगा। जैसे उदाहरण दिखाता हूं मैं आपको, भाई आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं लेता हूं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हुआ है ना, यू वर अनफेयरली अफेक्टेड, भाई तुम्हें भी उससे फर्क पड़ा है, एंड दे वर ऑल्सो कॉट अप इन द सिचुएशन, और उनको भी फर्क पड़ा है। तो अब मैंने अपनी गलती मानी है, तो मैंने क्या किया, पहले खुद का नाम लिया, फिर दूसरे का नाम लिया, फिर तीसरे का नाम लिया। आप लतरिया को नहीं दो शब्द पड़ते, अरे अब्बे को नहीं हो रामो तारी हो, है? होता है ना आपने, कि भाई दो थप्पड़ मारते ही अपना नहीं सामने वाले की गलती, मैं गलत नहीं था, फलाना बंदा गलत था पहले, वो तो मैंने सागल है क्यों नहीं, मैं जातो ही वो नहीं, मैं तो स्कूल जाओ वो मैंने गेला मिल के कहती हूँ ना ना स्कूल कौन चला, आज तो घूमन चाल छे। अब बात होती है ना। तो इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में पहले खुद पे इंजाम लगाया जाता है, ना ना मेरी गलती, वो भी चाहते गेले गेले जाओ, है ना, यहाँ काम होगा। यानी पहले किसका, खुद का, जब कभी भी गलती की बात कर रहे हो तो पहले खुद को लेंगे, फिर सामने वाले को लेंगे जिससे अपन बात कर रहे हैं, फिर तीसरे को लेंगे। जैसे आई वॉज रॉन्ग टू एक्ट दैट वे, मैं गलत था जिस तरह से मैंने भाई बिहेव किया। यू डिडंट डिजर्व इट, तुम्हें मतलब तुम वो चीज डिजर्व नहीं करते, एंड दे हैड टू डील विद द फॉल आउट टू, और उन्हें भी इनके साथ भाई माथापड़ी करनी पड़ी। आई मेड अ पुअर डिसीजन, यू ट्रस्टेड मी एंड दे एंडेड अप पेइंग द प्राइस एज वेल, कि भाई साहब मैंने गलत डिसीजन लिया था, तुमने मेरे पे ट्रस्ट किया, और भाई साहब वो बेचारे भी, उन्हें भी भुगतना पड़ा, है ना, दे एंडेड अप द प्राइस एज वेल, दे एंडेड अप पेइंग द प्राइस एज वेल। आगे ऐसा एक और उदाहरण देख लो, किसका, 1 2 3 का, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जब अपन गलती मान रहे हो।
आई अपोलोजाइज फॉर माई एक्शंस, यू वर हर्ट बिकॉज ऑफ मी एंड दे वर ड्रैग्ड इनटू द दिस अननेसेसरी। अगले टाइप की बात करते हैं। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूट का एक तरह से मतलब होता है बांटना, है ना? एक तरह से मतलब होता है बांटना, लोगों के बीच में कुछ बांटना या किसी के बीच में कुछ बांटना। तो ऐसा ही कुछ या ऐसे ही कुछ हमारे आने वाले प्रोनाउन होने वाले हैं, जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर। इसमें हम क्या करते हैं, एक्शन को लोगों के बीच में बांटते हैं या डिसाइड करते हैं कि किन ने क्या या किसने क्या किया। नहीं समझे? अब समझ जाओगे। जैसे देखो, पहले अपन बात करते हैं ईच की। तो ईच का अपन यूज कब करते हैं? ईच का अपन यूज करते हैं पहले तो दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए या चीजों के लिए। यानी दो, या तो दो चीजें होंगी या दो लोग होंगे या दो से ज्यादा होंगे। जैसे कि देखो, जैसे देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज देयर ओन लॉकर, कि भाई हर स्टूडेंट के पास अपने खुद का लॉकर है। अब देखो, जितने भी स्टूडेंट है ना, उनमें से एक आध स्टूडेंट की बात हो रही है, यानी जितने भी स्टूडेंट है उनमें से हर एक स्टूडेंट की बात अलग अलग हो रही है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज देयर ओन लॉकर। ईच ऑफ द केक वाज डेकोरेटेड डिफरेंटली, कि हर एक केक था ना, मतलब अलग अलग, हर केक की अलग अलग बात हो रही है, वो अलग तरह से डेकोरेट किया गया था। शी गेव मी ए गिफ्ट टू ईच ऑफ हर फ्रेंड्स, शी गेव ए गिफ्ट टू ईच ऑफ हर फ्रेंड, उसने अपने हर एक फ्रेंड को गिफ्ट दिया था भाई साहब। ईच ऑफ द टू कैंडिडेट्स प्रेजेंटेड देयर आइडिया, जो दोनों कैंडिडेट थे उन्होंने अलग अलग अपना आइडिया प्रेजेंट किया। ईच ऑफ द बुक्स, ईच ऑफ द टू बुक्स बिलोंग टू ए डिफरेंट ऑथर, कि भाई साहब ये जो दो किताबें हैं, इनमें से ये वाली किताब तो अलग ऑथर की है और ये वाली किताब अलग ऑथर की है। ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं आइदर की। अब बात करते हैं आइदर की। देखिए, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, है ना? दोनों में से कोई एक, कोई एक, है ना? आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक। देखिए नोट, यूज फॉर ओनली 2% और थिंग। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कि ईच है वो दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए या दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है। आइदर का वो सीन नहीं है। आइदर सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के लिए या 2% के लिए यूज होगा। जैसे देखो, आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस लुक्स ग्रेट ऑन यू, है ना? और यू कैन चूज आइदर ऑफ द टू ऑप्शंस, कि भाई दोनों ड्रेसों में से एक ड्रेस तेरे पे अच्छी लग रही है, और यू कैन चूज आइदर, यानी तुम एक ऑप्शन चूज करते हो, दोनों ऑप्शनों में से चूज कर सकते हो। ठीक है? आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स इज क्वालिफाइड फॉर द जॉब, और भाई साहब दोनों में से कोई एक कैंडिडेट है ना, दोनों में से कोई एक कैंडिडेट है, वो जॉब के लिए क्या है, सूटेबल है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नाइदर की। देखिए, नाइदर यानी दोनों ही नहीं। जो दो ऑप्शन अपने पास है वो दोनों ही नहीं। नॉर द वन थिंग और द अदर थिंग, ये वो चीज भी नहीं और वो चीज भी नहीं। जैसे देखिए, यूज ओनली फॉर 2% और थिंग, ये भी सिर्फ दो लोगों के लिए यूज होता है या दो चीजों के लिए यूज होता है। जैसे देखिए, नाइदर, नाइदर ऑफ द टू आंसर्स इज करेक्ट, नाइदर ऑफ द टू आंसर्स इज करेक्ट, जो दो उत्तर दिए गए हैं वो दोनों ही सही नहीं है, है ना? नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट वाज सिलेक्टेड फॉर द पोजीशन, और भाई साहब जो पोजीशन के लिए दो बंदे सिलेक्ट किए गए हैं, दोनों ही काम के नहीं है। ठीक है? नाइदर ऑफ द टू बुक्स आर इंटरेस्टेड, नाइदर ऑफ द टू बुक्स इंटरेस्ट मी, कि दोनों ही किताब मेरे को इंटरेस्ट नहीं करती। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आपको मैं एक चीज समझाने वाला हूं जो आगे अपने काम आएगी, कि भाई साहब ऑब्जेक्ट होता क्या है ना? ये चीज आपके लिए जरूरी है कि आप ऑब्जेक्ट कैसे पहचानो, क्योंकि आपको पता है कुछ कभी कभी ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है ऑब्जेक्ट की जगह, कभी कभी एडवर्ब भी होती है। तो आप ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? तो देखिए, एक तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इसमें भी इशू ये है कि वर्ब है ना, जो वर्ब, वर्ब से आप अगर व्हाट और हुम का जवाब मांगो और आपको जो जवाब मिले वो ऑब्जेक्ट होगा, है ना? वर्ब से आप व्हाट या हुम का जवाब करो और जो आपको जवाब मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। वही प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी नाउन प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट होगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कोई नाउन प्रोनाउन आएगा और वो नाउन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट होगा।
जैसे कि देखिए, अब देखिए वर्ब दो प्रकार की होती है, मैंने कहा था, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के हमेशा बाद, है ना, ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स ए ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब बना है ट्रांजिट से। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो ये क्या करती है, एक्शन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक पहुंचाती है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तक, मतलब जो एक्शन है उसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक तभी पहुंचाएगी ना, जब जब ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए, है ना, और ये देखिए हमेशा जवाब देती है रिप्लाई ऑफ व्हाट हुम आफ्टर द वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और व्हाट और हुम के बाद मतलब जो भी रिप्लाई आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होता है। अब मैं आपको एक दो इनट्रांजिटिव, सॉरी, जो ट्रांजिटिव वर्ब है उनके उदाहरण दे देता हूँ। जैसे देखिए, शी बोट ए न्यू कार, भाई उसने एक नई गाड़ी खरीदी है। या ही एट द इंटायर पिज्जा, वो भाई साहब सारा इंटायर पिज्जा खा गया। तो यहाँ पे जो बाउट है ना, बोट है, और जो एट है वो क्या है, वो क्या है, वो है ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए वोट और whom वाली चीज बताता हूँ। शी बोट वोट, है ना, शी बोट वोट, उसने क्या खरीदा, उसने नई गाड़ी खरीदी। शी बोट वोट ए न्यू कार, तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। शी एट वोट, शी एट द इंटायर पिज्जा, तो ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ गए आप मेरी बात। अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ इनट्रांजिटिव वर्ब के। देखिए इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती अपने बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती। तो आप कहोगे कि सर एक दो उदाहरण बताओ हमको। तो उदाहरण इसके ये हैं, शी स्लेप्ट पीसफुली, कि भाई साहब वो पीसफुली सोई, है ना, शी स्लेप्ट पीसफुली। तो अब जो ये है ना, ये क्या है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा एडवर्ब है, क्योंकि इसके बाद में चैप्टर पढ़ाऊंगा एडवर्ब, पूरा एक चैप्टर होगा एडवर्ब, उसे आप देख लोगे तो आप कभी भी ऑब्जेक्ट और एडवर्ब में कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। शी स्लेप्ट पीसफुली, वह आराम से सोई, है ना। तो ये देखिए अब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। आगे देख लो, दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, भाई साहब वो एयरपोर्ट पे अराइव हुए। अब आप कहोगे सर यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ना एयरपोर्ट, तो मैं कहूंगा ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, एट का। एट क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आता है, वो नाउन प्रोनाउन, सॉरी, जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। आगे देखिए, द बेबी क्राइड लाउडली, बच्चा है वो जोर से रोया। लेकिन अब आप उसे वोट और whom का जवाब, बच्चा क्या रोया, जवाब नहीं मिलेगा, है ना। तो क्या होगा कि आपको वोट और whom पूछना है वर्ब से, वो जवाब दे देगा आपको। अगर आपको जवाब मिल रहा है तो वो वर्ब क्या है, वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है और उसमें ऑब्जेक्ट है। और अगर जवाब नहीं मिला, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ द बेबी क्राइड वोट, तो जवाब नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और ये क्या है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करती है, हमेशा वर्ब को मॉडिफाई करती है, कि भाई साहब कैसे रोया, जोर से रोया, तो वो क्या हो गई, वो एडवर्ब होगी। अगला टाइप देखते हैं अपन। अगला टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है जैसे मान लो आपने दीवार पे कोई चीज फेंकी, वो टकरा के वापस आ गई, तो एक्शन का टकरा के वापस आना। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है वो टकरा के वापस सब्जेक्ट को ही मिलना, ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, देखिए इसमें ज्यादातर तो वो प्रोनाउन होते हैं जिनके एंड में सेल्फ या सेल्व्स लिखा होता है। जैसे देखिए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे क्या है, ये सारे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कॉन्सेप्ट देखिए आप, अब एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, शी किल्ड अमित, भाई उस लड़की ने अमित को मार डाला, ठीक है। आगे देखिए, शी किल्ड, अब कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है ना, उसने मारा। अब भाई पता तो होना चाहिए ना किस चीज को मारा, या आगे कुछ होना चाहिए। आपको भी ऐसा लग रहा है कि शी किल्ड एक पूरा सेंटेंस नहीं है, जवाब पूरा मिलना चाहिए आपको। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको, क्योंकि किल्ड अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये अपने आप को ऑब्जेक्ट चाहिए। जब आपको ऐसा सेंटेंस दिया जाए, जब आपको ऐसा सेंटेंस दिया जाए और ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाए लेकिन आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, शी किल्ड हरसेल्फ, हरसेल्फ। जब आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाए तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखोगे। शी किल्ड अमित आ गया, अब नीचे उसने ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो अपने को तो ऑब्जेक्ट लिखना है, तो अपन क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो जो सब्जेक्ट है वो एक्शन खुद झेलेगा। तो शी किल्ड हरसेल्फ यानी उसने खुद को मार लिया। जैसे देखो, यू हर्ट समीर, भाई तुमने समीर को हर्ट किया, है ना। अब नीचे देखो, यू हर्ट, अब ये भी सेंटेंस पूरा नहीं है, अब यहाँ भी आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, तो अब यू है, यू आपको पता है सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट अपने आप में काम कर रहा है,
सब्जेक्ट अपने आप में काम कर रहा है लेकिन काम रिसीव करने वाला नहीं मिल रहा, तो वो काम टकरा के वापस आएगा। तो क्या होगा कि ये जो एक्शन है वो सब्जेक्ट खुद झेलेगा। तो यहाँ क्या होगा, यू हर्ट योर सेल्फ, है ना, योर सेल्फ, योर सेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? आगे चलते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ वर्ब बता देता हूँ जो हमेशा ट्रांजिटिव होगी। जैसे देखिए, ए सब्जेक्ट इज ऑलवेज यूज आफ्टर ऑल दिस वर्ब। सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा, है ना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज यूज आफ्टर ऑल दिस वर्ब्स, ठीक है। एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट देन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड, ठीक है। जैसे देखिए, अवेल हो गया, प्रेजेंट हो गया, अब्सेंट हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, अडोप्ट हो गया, प्राइड हो गया, ब्रिंग हो गया, बाय हो गया, गिव हो गया, मेक हो गया, सेंड हो गया, राइट हो गया, ईट हो गया, रीड हो गया, सी हो गया। ये हमेशा अपने पास ऑब्जेक्ट लेती है। तो अगर आपको, अब आप कहोगे सर इतने से काम चल जाएगा, देखिए काम भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपको और पढ़नी है तो आपको सिर्फ इंटरनेट पे ऐसे लिखनी है कि 100 ट्रांजिटिव वर्ब, 100 ट्रांजिटिव वर्ब बताओ, तो इंटरनेट आपको सट दिन से एक लिस्ट दे देगा, वो आपको पढ़ लेनी है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, आई इंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई इंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, और दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है आई इंजॉयड इन द पार्टी लास्ट नाइट। अब देखो, पहला सेंटेंस तो सही है, लेकिन अपने को दूसरा सेंटेंस भी सही लग रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि इंजॉय इसमें है क्या, देख लेते हैं। चलो, इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन इंजॉय अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगी। अब आप देखो, आई इंजॉयड इन द पार्टी लास्ट नाइट, अब यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि ये पार्टी है, ये तो इनका ऑब्जेक्ट है ना। इन क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। पार्टी क्या है, इनका ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इस वर्ब का तो ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी लास्ट नाइट, है ना। तो ये सही हो जाएगा और ये गलत है। तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम पता चल गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि चल गया होगा। अगले टाइप की बात करते हैं ना। अगला टाइप क्या है, अगला टाइप है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, देखिए, समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, ये सारे क्या है, ये सारे हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब देखिए, समवन के बराबर ही होता है समबडी, एनीवन के बराबर ही होता है एनीबडी, एवरीवन के बराबर ही होता है एवरीबडी, और नो वन के बराबर ही होता है नोबडी। इनका मतलब एकदम सेम होता है, आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। अब देखिए, देखिए सारे है ना अपने आप में थर्ड पर्सन होते हैं, सारे अपने आप में थर्ड पर्सन होते हैं, लिविंग बीइंग होते हैं। आप सोच रहे हो कि मेरे को बार बार में उबासी कैसे आ रही है। देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि रमजान चल रहे हैं, तो भूखा और प्यासा हूँ, तो ये शरीर का होता है कि शरीर थका हुआ है, ये बताने के लिए, ठीक है। तो प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा। आगे देखिए, ये हमेशा थर्ड पर्सन होते हैं, हमेशा लिविंग बीइंग होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि ये ही हिमसेल्फ क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, अब ये चीज यहाँ पे क्यों लिखी हुई है, आप ये चीज सोच रहे होगे। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने पढ़ा था ही, है ना, तो ही के खुद के भी बहुत सारे क्या थे, प्रोनाउन थे। देखिए, ही है ना, हीज था, और हिम था ना। जैसे आई था, आई का क्या था, मी था, है ना, माई था, माइन था, अलग अलग प्रोनाउन थे ना। तो अब इनडेफिनेट प्रोनाउन के भी ये अलग अलग प्रोनाउन है। तो आप कहोगे सर अपन ने ये यूज क्यों नहीं किया, जैसे शी वगैरह यूज क्यों नहीं किए, है ना। तो देखो, आपको एक बात बताऊं, ये मैंने कह दिया थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में क्या क्या आते थे, ठीक है, ही, शी, इट, और दे आते थे। अब देखो, एक तो ये थर्ड पर्सन है ना, दूसरा ये लिविंग बीइंग है, तो इट तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये लिविंग बीइंग के लिए आते हैं हमेशा, ठीक है, इट कट गया। दूसरा, ये सिंगुलर है, तो दे भी नहीं आएगा, है ना। अब देखो, ये क्या है, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन। अब ये है तो है, तो अपने को इसका जेंडर नहीं पता, जेंडर नहीं पता। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब आपको जेंडर नहीं पता हो तो आपको शी यूज नहीं करना है, आपको क्या यूज करना है, ही यूज करना है। तो क्या आएगा, ही हिम हिमसेल्फ आएगा। अब ये कैसे यूज होगा, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब देखिए, उदाहरण ले लीजिए थोड़े से। समवन लेफ्ट देयर बैग इन द क्लासरूम, है ना, समवन लेफ्ट देयर बैग इन द क्लासरूम। अब ये सेंटेंस सुनने में आपको बहुत सही लग रहा होगा, लेकिन ये होगा समवन लेफ्ट, है ना, हीज, हीज होगा यहाँ पे, हीज बैग इन द क्लासरूम। क्यों, क्योंकि प्लूरल नहीं हो सकता ना ये,
समवन प्लूरल नहीं हो सकता, हमेशा सिंगुलर होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमेशा सिंगुलर होगा, तो देयर कैसे आएगा, इसलिए आएगा हिज। आगे देखिए, एनीवन कैन जॉइन द क्लब इफ दे आर इंटरेस्टेड। तो देखिए एनीवन कैन जॉइन द क्लब, कोई भी, इफ, अब यहाँ पे भी देखो क्या आ गया, दे आर नहीं आएगा, क्या होगा, इफ ही इज, इफ ही इज इंटरेस्टेड, कि भाई साहब कोई भी क्लब ज्वाइन कर सकता है अगर वो इंटरेस्टेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप फिर से एक चीज देख लीजिए, यही कि भाई मैंने इसीलिए ये टेबल ऐड की थी कि जैसे मैं समझा रहा था कि जैसे देखिए आई का होता है, मी होता है ना, आई का प्रोनाउन होता है, क्या होता है, मी होता है, माइन होता है, माई होता है। उसी तरह क्या होता है, समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, सॉरी, क्या, समवन, एनीबॉडी, सॉरी, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन। तो इन सब का भी क्या होता है, इन सब का होता है ये वाला, कहाँ गया ये रहा, ही, हीज, सॉरी, ही, हिम, हिज और हिज। ये क्या होते हैं, ये होते हैं भाई साहब इनडेफिनेट प्रोनाउन के बाकी प्रोनाउन, जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव। अब समबडी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा, है ना, ये समझा रहा हूं मैं। जो समबडी है उसका ऑब्जेक्टिव, इन सभी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, पोजेसिव प्रोनाउन होगा हिज और पोजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए और उदाहरण देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीवन शुड लव देयर कंट्री। तो ये सुनने में तो बहुत सही लग रहा है, लेकिन ये है गलत, क्योंकि यहाँ पे आएगा एवरीवन शुड लव हीज कंट्री, हीज कंट्री आएगा। क्यों, क्यों आएगा हीज कंट्री, है ना, क्योंकि लव के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, ही की, हीज होगी, इसलिए लव हीज कंट्री। आगे देखिए, एनीवन कैन विन प्राइज इफ दे ट्राई फॉर इट। तो यहाँ पे फिर से दे आ गया। मैंने कहा था कि जो ये है, ये सिंगुलर होता है तो प्लूरल इसके लिए आ ही नहीं सकता, तो क्या होगा, एनीवन कैन विन द प्राइज इफ ही ट्राइज फॉर इट। आगे चलिए, एवरीवन शुड लव देमसेल्फ, है ना, कि भाई हर किसी को अपने आप से प्यार करना चाहिए। फिर से ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि क्या होगा, एवरीवन शुड लव हिमसेल्फ, हिमसेल्फ होगा हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ होगा, तो ये सही है। ठीक, आगे चलते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं आपको, वंस, वन सेल्फ, यानी वन के भी अपने आप में होते हैं। जैसे समबडी के अलग थे ना, समबडी के अलग थे, पोजेसिव प्रोनाउन अलग था, है ना, और ऑब्जेक्ट अलग था और अलग था, लेकिन वन का ये सीन नहीं होता, वन का अपने में ही सीन चलता है। जैसे देखिए वन एक प्रोनाउन है जिसका मतलब है कोई या एक, जिसका मतलब होता है कोई या एक, और नॉर्मली इसका मतलब होता है एनीवन, एवरीवन, अगर इंग्लिश में मतलब देखें तो। देखिए इसमें वन ही तो सब्जेक्ट होता है ना, इसमें वन ही ऑब्जेक्ट होता है, वंस इसमें होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और वन सेल्फ होता है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सारी चीजें समझ ली, अब आगे बात के देख लीजिए आप। वन मस्ट ऑलवेज बी माइंडफुल ऑफ वंस वर्ड। अब यहाँ पे आपको क्या लिख के दे देगा, यहाँ पे आपको लिख दे देगा हीज, है ना, हीज वर्ड, ये लिख के दे देगा। वो सुनने में सही लगेगा, लेकिन अपन को वन ही लगाना है, तो क्या होगा, वन मस्ट ऑलवेज माइंडफुल ऑफ वंस वर्ड। तो यहाँ पे क्या है, ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे देखिए, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। तो यहाँ पे वो क्या लगा देगा, वही हीज लगा देगा फिर से, कि वन शुड टेक केयर ऑफ हीज हेल्थ, है ना, या वन शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, ऐसा करके कुछ दे देगा। तो आपको क्या है, आपको ये लगाना है वंस हेल्थ, आपको ये चीज याद रखनी है। आगे देखिए, वन मस्ट लर्न टू रिलाई ऑन वन सेल्फ इन चैलेंजिंग टाइम्स। वही बात है, फिर से वन सेल्फ आ गया, वो क्या दे देगा, हिमसेल्फ दे देगा, है ना, हिमसेल्फ दे देगा, हर सेल्फ दे देगा, देयर सेल्फ दे देगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। वन शुड ऑलवेज बिलीव इन वन सेल्फ, वही बात है। अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत ही ध्यान से समझना है आपको, थोड़ी सी मुश्किल चीजें आएंगी इसमें, तो चलिए शुरू करते हैं। हु, विच, व्हाट, दैट, ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, यानी ये 4 रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे देखिए, आई मेट निर्देश एंड ही, है ना, ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम लाइब्रेरी। भाई मैं निर्देश से मिला, वो लाइब्रेरी से वापस आ रहा था। तो देखिए, आई मेट निर्देश हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम लाइब्रेरी। अब ये भी सही है, तो देखिए ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, लिखने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पे अपन ने क्या ऐसे लिखा है, और यहाँ पे अपन ने रिलेटिव प्रोनाउन के साथ लिखा है। तो आई मेट निर्देश हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम लाइब्रेरी, तो ये दोनों ही सही है। तो नीचे वाला तरीका क्या है, नीचे वाला तरीका है
रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करके। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे हु को। देखिए हु हमेशा ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है। मैंने यहाँ पे लिविंग बीइंग नहीं कहा है, यानी ये एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह के लिए यूज नहीं होगा। ये मतलब जानवरों, कुत्तों बिल्ली खातर यूज ना कर बैठो इन्हें, न चिड़ी का अगला खातर यूज होगा। यो सिर्फ और सिर्फ मिंग खातर यूज होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, हु का भी 3 पार्ट हुआ है, हु, हुम, हुज। तो जो हु ओवन है वो तो वह सब्जेक्टिव केस, ठीक है, सब्जेक्टिव केस। जो हुम होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और जो हुज होता है वो होता है अपना पजेसिव एडजेक्टिव। समझ गए होगे कि हु के 3 पार्ट होते हैं, हु, हुम, हुज। जो हु होता है वो होता है सब्जेक्टिव केस, यानी वो सब्जेक्ट की जगह आएगा। जो हुम होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। और जो हुज होता है वो अधिकार दिखाएगा, है ना, पोजेशन शो करेगा, अधिकार शो करेगा। जैसे कि देखिए आगे, देखिए, दिस इज द बॉय हु वर्क हार्ड। भाई ये वही लड़का है जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है। आई लाइक द स्टूडेंट हु आर सिंसियर। मुझे वो लड़के पसंद है या मुझे वो स्टूडेंट्स पसंद है तो भाई साहब सुधा हुआ है ना, सीधा हुआ है, इज्जत दिलाने से आगे बैठनी हुआ है, मतलब फ्रंट बेंचर हो। इसके कहने का मतलब ये है कि तिलाम नहीं होने चाहिए, यानी ज्यादा उछल कूद करने वाले या ज्यादा टीचर को परेशान करने वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है। दिस इज द गर्ल हु आई विल मैरी। भाई साहब यही वो लड़की है जिससे मैं शादी करूंगा, है ना। जैसे हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे यहाँ यार सबकी ही होता है कि स्कूल में सबकी मतलब एक क्रश होती थी, लड़कियों का भी होता है, लड़कों का भी होता है। और भाई साहब वो पता नहीं उसके साथ क्या क्या, मतलब शादी, बच्चे और बच्चों के बच्चे सब सोच लेते हैं। और वो लड़की फिर होती है, मतलब उस लड़की का रिलेशनशिप होता है अपने से 3 क्लास बड़े लड़के के साथ। यानी आप 8वीं में हो तो वो लड़के का रिलेशनशिप होगा किसी 12वीं के लड़के के साथ। ऐसा नॉर्मली स्कूल्स में होता है, मैंने देखा है। और ये आपके साइड होता होगा नहीं होता का मेरे को पता नहीं, लेकिन लड़कियों को हमेशा अपनी क्लास के लड़के बच्चे लगते हैं, क्योंकि लड़कियां उम्र से जल्दी मैच्योर हो जाती है। यानी 18 साल की लड़की 18 साल का लड़का होगा ना, तो लड़का तो होगा बेवकूफ, मतलब दिमाग से पैदल, लेकिन लड़की मैच्योर होगी। लड़की अपनी उम्र से कहीं बड़ी होती है, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस लड़कों से ज्यादा होती है, तो उन्हें अपनी उम्र के लड़के बच्चे लगते हैं। इस चक्कर में पता नहीं बेचारों कितनों का दिल दिल टूटा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हुज की। हुज होता है पजेसिव एग्जेक्टिव। अब देखिए एक चीज बता दूं मैं पहले आपको, कि आपको हु और हुम में वो बहुत भयंकर कंफ्यूज करेगा। वो आपको कंफ्यूज करेगा कि कहाँ हु लगेगा कहाँ हुम लगेगा। ये चीज में आपको इतना कंफ्यूज करेगा वो पेपर में क्वेश्चन दे दे के कि भाई साहब आप बौखला जाओगे। तो कैसे पता लगाया जाए कि हु आएगा या हुम आएगा। हुज को अपन बाद में देखेंगे, पहले हु या हुम को देख लेते हैं, इनसे निपट लेते हैं। तो देखिए आपको 2 चीजें समझनी होगी। पहली चीज ये कि कभी भी एक सब्जेक्ट है ना, वो वर्ब के बिना नहीं आ सकता। मतलब अगर सब्जेक्ट आएगा ना तो वर्ब आएगी, यानी एक सेंटेंस के लिए 2 चीजें जरूरी होती है। क्या? एक सेंटेंस या क्लोज मान लो, एक तो सब्जेक्ट, दूसरी वर्ब। और वही बात है कि बिना सब्जेक्ट के वर्ब नहीं आ सकती और बिना वर्ब के सब्जेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि सब्जेक्ट वो तभी बनेगा जब उसके साथ कोई वर्ब होगी। किसी वर्ब का तो सब्जेक्ट बनेगा ना, और वर्ब वो तभी बनेगी जब कोई सब्जेक्ट होगा, है ना। तो ये चीजें जरूरी है। आगे देखो, एक चीज और देखो, ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है ये मैं आपको पहले अच्छे से समझा चुका हूँ। मैंने ट्रांसेटिव इंट्रांसेटिव वर्ब सब कुछ बता दिए। लेकिन ऑब्जेक्ट कब आता है? या तो वो वर्ब के बाद आएगा, है ना, या तो ऑब्जेक्ट आता है वो वर्ब के बाद आएगा, या ऑब्जेक्ट आएगा प्रीपोजिशन के बाद। यानी प्रीपोजिशन के बाद आ सकता है ऑब्जेक्ट, या तो प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन है तो अपन समझ जाएंगे कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, या किसी वर्ब के बाद अगर नाउन प्रोनाउन है तो अपन समझ जाएंगे ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको हु और हुज में अंतर करना सिखाता हूं कि आपको कैसे समझना है। देखिए आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक चीज याद ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट आपको ढूंढना और उसकी वर्ब ढूंढनी है। ये काम करते ही आपको हु या हुम में अंतर पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो, द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर। अब आप एक चीज देखना, आप एक चीज देखना कि देखो ये सब्जेक्ट है द वुमेन, ठीक है, ये सब्जेक्ट है द वुमेन। द वुमेन एक सब्जेक्ट है। अब इसकी वर्ब कहाँ है? तो इसकी वर्ब ये रही, इज ए डॉक्टर, ठीक है। यानी एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, एक वर्ब होगी, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट का कोटा पूरा हुआ वर्ब मिलने के बाद। अब देखो आपको यहाँ पे एक और वर्ब दिख रही होगी, है ना, वर्ब। इसका सब्जेक्ट कहाँ पे? तो इसका सब्जेक्ट रहा ये। इसलिए अपन यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लाएंगे, क्योंकि वर्ब को सब्जेक्ट चाहिएगा। तो वर्ब तो अपने को मिल गई, सब्जेक्ट है नहीं। तो अगर यहाँ पे अपने को हु या हुम चूज करने के लिए देना,
whom चूज करने के लिए दे, तो अपने को पता है कि अपने को सब्जेक्ट की जरूरत है, तो अपन सब्जेक्टिव केस चूज करेंगे, इसलिए अपन ने यहाँ who चूज किया है। दूसरा देखो, है ना, आई हैव ए फ्रेंड हु लव्स टू ट्रेवल। ठीक है, अब देखो एक चीज देखो, ये वर्ब आ गई, है ना, ये सब्जेक्ट आ गया पहले, तो आई एक सब्जेक्ट आ गया, अब इसका वर्ब ढूंढना है, तो हैव रही इसकी वर्ब, आई हैव ए फ्रेंड। तो ठीक है, अब ये कोटा पूरा हो गया, इस सब्जेक्ट को इसकी वर्ब मिल गई, ये दोनों आपस में राजी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लव्स आपको पता है ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है। अब इसका सब्जेक्ट लाओ, तो अगर यहाँ पे हु या हुम दिया हुआ हो और आपको एक चूज करने के लिए कहे, तो आप क्या चूज करोगे? तो आप हु चूज करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो वर्ब है, तो उसको सब्जेक्ट चाहिए। तो आपको पता है हुम होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म और हु होता है सब्जेक्टिव फॉर्म, तो अपन हु चूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे सही होगा हु लव्स टू ट्रेवल। आगे चलते हैं, है ना। द टीचर हु टॉट मी मैथ रिटायर्ड लास्ट ईयर, कि भाई साहब जिस टीचर ने मुझे मैथ पढ़ाई थी वो लास्ट ईयर रिटायर हो गई है। तो अब एक चीज देखो, एक चीज देखो, है ना, द टीचर है, चलो पीछे से चलते हैं, रिटायर्ड है, रिटायर्ड है, रिटायर्ड है। आपको पता है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके आगे जो कुछ भी आएगा वो उसी का होगा, एक बार इसको छोड़ दो, है ना। रिटायर्ड है, तो रिटायर्ड कौन हुई है? टीचर रिटायर हुई है, तो टीचर की वर्ब क्या है? रिटायर्ड आ गई, है ना। तो इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया। अब आगे देखो, टॉट सेकंड फॉर्म है, यानी ये भी एक वर्ब है, तो इसको भी सब्जेक्ट चाहिएगा। तो अब यहाँ पे अगर वो आपको हु या हुम में चूज करने के लिए दे, तो आपको पता है आपको सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म होती है हु, तो आप हमेशा हु चूज करोगे। अब आपको मैं थोड़े हुम वाले एग्जांपल समझा देता हूँ, है ना, ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप। हुम के 3 बता दिए, सॉरी हु के 3 बता दिए, अब मैं हुम के 3 बता दूंगा, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखो, द मैन whom I met yesterday is a famous author, कि भाई जिस इंसान से मैं कल मिला वो एक फेमस ऑथर था। तो देखो एक चीज देखो, इज ए फेमस ऑथर, इज 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 ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कहाँ होगा? तो द मैन है ना, वो इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर देखो मेट, मेट एक वर्ब है अपने आप में, मेट एक वर्ब है अपने आप में, इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट ये रहा, है ना। तो अब देखो दोनों वर्ब को सब्जेक्ट मिल गए, दोनों वर्ब को सब्जेक्ट मिल चुका है, दोनों वर्ब को सब्जेक्ट मिल चुका है। तो अब जो यहाँ पे अगर आपको हुम और हु में चूज करने के लिए दे, तो आपको पता है कि इस सब्जेक्ट को इसका वर्ब मिल गई है और इस सब्जेक्ट को इसकी वर्ब मिल गई है। तो अगर अब आप सब्जेक्टिव फॉर्म चूज करोगे, तो उसके लिए वर्ब कहाँ से लेके आओगे? अगर आप यहाँ हु चूज करोगे, तो आप वर्ब कहाँ से लेके आओगे? तो आप क्या चूज करोगे? आप चूज करोगे हुम, आप चूज करोगे हुम। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, कि इसे कोई वर्ब चाहिए नहीं, इसे कोई वर्ब चाहिए नहीं, तो इसे आप यहाँ रख सकते हो। तो क्या होगा? द मैन whom I met yesterday is a famous person। यहाँ पे हु, अब हु क्यों नहीं लेके आओगे? हु इसलिए नहीं लेके आओगे क्योंकि दोनों वर्ब के पास अपना अपना सब्जेक्ट है, दोनों वर्ब के पास अपना अपना सब्जेक्ट है, तो अपने को जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं, सी इज द टीचर, है ना, whom द स्टूडेंट्स एडमायर द मोस्ट। भाई साहब ये वही टीचर है जिसे सारे स्टूडेंट एडमायर करते हैं। तो देखो, ये आ गया सब्जेक्ट, शी आ गया सब्जेक्ट, और इज आ गई अपनी वर्ब। तो इस वर्ब को इसका सब्जेक्ट मिल गया, इनका जोड़ा पूरा हुआ। आगे चलते हैं, है ना, ये आ गया सब्जेक्ट, ठीक है, ये आ गया सब्जेक्ट, और एडमायर आ गई अपनी वर्ब, है ना, एडमायर आ गई अपनी वर्ब, वर्ब। तो इनका भी जोड़ा पूरा हो गया सब्जेक्ट वर्ब का, है ना, इनका भी पूरा सब्जेक्ट वर्ब का पूरा हो गया। तो बचा गया, अब अगर यहाँ पे आपको हु या हुम या हु में चूज करने के लिए दे, तो आपको पता है कि हर वर्ब के पास उसका सब्जेक्ट है। तो अब अगर अपन सब्जेक्टिव फॉर्म चूज करेंगे, तो उसके लिए वर्ब कहाँ से लेके आएंगे? वर्ब नहीं है अपने पास, तो अपन क्या करेंगे? अपन ऑब्जेक्टिव फॉर्म चूज करेंगे, वो होगी हु, वो होगी हुम, हु नहीं होगी, वो होगी हुम। ठीक है, आगे चलते हैं। द वुमेन टू हुम आई गेव द बुक इज माई नेबर। वही बात, जिस लड़की को मैंने या जिस औरत को मैंने किताब दी वो मेरी पड़ोसी है। तो देखो ये रही द वुमेन, अपने आप में सब्जेक्ट आ गया, द वुमेन अपने आप में सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब इसके लिए वर्ब ढूंढेंगे, इसके लिए वर्ब ढूंढेंगे, ना, द वुमेन पढ़ा है। फिर अपन ने देखा हुम आई, आपको पता है आई भी सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, तो एक सब्जेक्ट और मिल गया, दो सब्जेक्ट हो गए। अब इनकी वर्ब ढूंढते हैं। तो देखो इसके पास तो इसकी वर्ब है गेव, गेव अपने इसकी वर्ब आ गई, है ना। तो इस सब्जेक्ट के पास तो इसकी वर्ब आ गई, क्योंकि दोनों पास पास है और दोनों मतलब दे रहे हैं साथ में, है ना। तो ये क्या हो गया? इस सब्जेक्ट की वर्ब हो गई। और आगे देखो, इज माई नेबर, इसी की तो बात चल रही है, इस वुमेन की तो बात चल रही है, वुमेन ही तो नेबर है, इज माई नेबर। तो इस वुमेन की सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब ये आ गई, वर्ब ये आ गई। तो वुमेन इज माई नेबर, और बीच में आ गया हुम आई गेव द बुक, ठीक है। तो अब देखो दोनों सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, दोनों जोड़े पूरे हो गए।
तो अब अगर यहाँ पे आपको हु में चूज करने के लिए दे, तो आपको पता है दोनों सब्जेक्ट आ गए, दोनों को वर्ब मिल गई, तो अपन तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? हुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये पूरे प्रोनाउन का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो थोड़े से बैक ले लेना, जहां से मैंने बताया था कि एक सब्जेक्ट बिना वर्ब के नहीं आ सकता और एक वर्ब बिना सब्जेक्ट के नहीं आ सकती, वहां से वापस सुन लेना, ताकि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला टाइप पढ़ते हैं। अगला टाइप है विच, है ना। हु पढ़ लिया आपने, अब विच पढ़ेंगे। देखिए विच आता है या तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव चीजों के लिए, या आएगा एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए, या आएगा चिड़ियों के लिए, ठीक है। अब देखो विच की सब्जेक्टिव फॉर्म भी विच होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी विच होती है, तो यहां से तो सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि विच विच में चूज करने को लिए देगा, दोनों चीज एक ही होती है ना, तो यहां से सवाल नहीं आएंगे। लेकिन इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है ऑफ विच, ऑफ विच, ठीक है। इससे ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग सवाल नहीं बनते, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा ताकि आप अंतर कर पाओ चीजों में। अब देखो द बुक विच आई बोरोड, है ना, फ्रॉम द लाइब्रेरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो द बुक आ गई, द बुक, है ना, इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई इसकी वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई इसकी वर्ब, तो अपने को पता चल गया ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अपने को क्या पता चल गया, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना। तो ये सवाल नहीं आएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो सवाल देगा कैसे वो, लेकिन आप तो समझ लो ना, आप तो समझ लो। देखो द कार विच वाज पार्क्ड आउटसाइड बिलोंग टू माई ब्रदर। अब देखो द कार, है ना, बिलोंग्स, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई इसकी वर्ब, बिलोंग होगी वर्ब। अब ये तो आ गई वाज पार्क, तो आ गई वर्ब, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, तो इसका सब्जेक्ट है ये विच, इसका सब्जेक्ट है ये विच। तो क्या हुआ, द कार और बिलोंग, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, और इधर इस पार्क को भी तो सब्जेक्ट चाहिए, इस पार्क वाज पार्क को भी तो सब्जेक्ट चाहिए, तो इसको क्या देंगे अपन विच। तो अपने को पता चला कि ये वाला विच है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। द मूवी विच वी वॉच्ड लास्ट नाइट वॉज अमेजिंग। तो द मूवी अपना सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, वाज अमेजिंग अपना वर्ब हो गई, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया। आगे चलते हैं। वी अपना सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और वॉच्ड लास्ट नाइट ये अपनी वर्ब हो गई। तो दोनों वर्ब को, दोनों सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया, दोनों वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया, तो अब क्या बचा, अब बची ऑब्जेक्टिव फॉर्म की। सब्जेक्टिव फॉर्म लेंगे तो अपने को वर्ब ढूंढनी पड़ेगी, वो अपने पास है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, अपने को पता चला कि ये विच है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, समझ गए आप। और आगे चलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव में। पॉजेसिव एडजेक्टिव वो होता है जो भाई साहब पोजेशन बताता है या अधिकार बताता है। तो देखो द कार, द कार ऑफ विच इंजन, कि भाई किसका इंजन, इस गाड़ी का इंजन, तो अधिकार किसका दिखा रहा है, ये गाड़ी का अधिकार दिखा रहा है कि इंजन किसका है, गाड़ी का है ना। द कार ऑफ विच इंजन वाज रिपेयर्ड, वही वो गाड़ी जिसका इंजन रिपेयर किया था, अब वो स्मूथली चल रही है। आगे चलते हैं। द कंपनी ऑफ विच प्रॉफिट्स, तो कंपनी कौन सी, कंपनी, ये प्रॉफिट किसके हैं, ये कंपनी के हैं, तो अधिकार किसका हुआ, कंपनी का हुआ प्रॉफिट पे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अधिकार दिखा रहे हैं, अधिकार दिखा रहे हैं, अधिकार दिखा रहे हैं, है ना, अधिकार दिखा रहे हैं। तो द कंपनी ऑफ विच प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज्ड इज ना, इज एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशन, की भाई साहब जो कंपनी जिसको प्रॉफिट हुआ था वो अपने काम बढ़ा रही है, अपने ऑपरेशंस बढ़ा रही है। आगे देखो द हाउस ऑफ विच रूफ, कि भाई साहब वो घर जिसकी छत, तो यहाँ पे छत किसकी है, घर की है, तो अधिकार क्या दिखा रहा है कि घर का अधिकार है छत पे, है ना। तो द हाउस ऑफ विच रूफ वाज डैमेज इज बीइंग रिपेयर्ड, कि भाई जो घर जिसकी छत डैमेज हो गई थी अब वो रिपेयर हो रहा है। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं दैट को। देखिए आपको पता चला कि हु है वो ह्यूमन बीइंग को भाई साहब रिलेट करता है, और जो विच है वो नॉन लिविंग थिंग्स को, एनिमल्स को और बर्ड्स को रिलेट करता है। तो दैट किसको रिलेट करेगा, भाई साहब दैट सबको रिलेट करेगा। जैसे देखो दैट है ना, वो ह्यूमन बीइंग को भी रिलेट करेगा, नॉन लिविंग को भी रिलेट करेगा, एनिमल को भी रिलेट करेगा, बर्ड को भी रिलेट करेगा। तो यानी आप विच की जगह भी दैट रख सकते हो, और आप हु की जगह भी दैट रख सकते हो। इन दोनों का आप आपस में चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप यहाँ ये भी लिख सकते हो द बुक विच आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आप विच भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, है ना, कोई इशू नहीं। आगे देखो द कार दैट वाज पार्क्ड आउटसाइड बिलोंग्स टू माय ब्रदर, वही बात है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, विच लिख सकते हो, यहाँ पे आप विच लिख सकते हो। आगे देखो द मूवी दैट वी वॉच्ड लास्ट नाइट वाज अमेजिंग, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, विच लिख सकते हो।
ठीक है। अब आपको होगी कि सर अगर अगर हु और विच की जगह दैट आता है तो दैट की जरूरत ही क्या पड़ी, हु और विच से ही काम चला लेंगे। पर आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है ना, अगर आप थोड़ा बहुत भी सोच सकते हो तो आप ये सोच रहे होगे कि फिर अपने को हु और विच की जरूरत ही क्या पड़ी, जब दैट से मतलब सॉरी जब दैट से अपना काम चल रहा है या हु या विच से अपना काम चल रहा है तो अपने को दैट की जरूरत क्या पड़ी। तो दैट की जरूरत इसलिए पड़ी कि कुछ ऐसी चीजें होती है जहां सिर्फ और सिर्फ दैट आता है, वहां पे आप न तो हु का यूज कर सकते हो न विच का यूज कर सकते हो। आप कहोगे कैसे, तो ऐसे देखो कुछ जगह सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा है ना, सिर्फ इसी का प्रयोग होगा है ना, सिर्फ इसी का प्रयोग होगा। अब वो कौन सी जगह है, एक तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट आएगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन अगर आएगा तो वो दैट आएगा। ठीक है, द सेम, द फ्यू, द लिटिल के साथ हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। वो आपको कोमा में लिख के देगा, हु दे लिख के देगा, विच लिख के देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दैट ही करना है। कैसे करोगे मैं आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। ओनली, नन, इनके साथ भी हमेशा दैट ही आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ऑल, इनके साथ भी क्या आएगा, इनके साथ भी हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही आएगा। अब मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं जिससे आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री होगी तो क्या देखो, सुपरलेटिव क्या होती है, द बेस्ट, द टोलेस्ट, द हाईएस्ट, द लॉन्गेस्ट, द फास्टेस्ट। ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है जब द का उपयोग करके अपन बेस्ट चीज का नाम लेते हैं, यानी द फास्टेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द बेस्ट, ये सारी चीजें क्या है, ये है सुपरलेटिव डिग्री। तो देखो दिस इज द मूवी, अब देखो द सॉरी दिस इज दी बेस्ट मूवी, दी बेस्ट आ गया ना, दी बेस्ट आ गया यानी क्या आ गया, सुपरलेटिव आ गया, सुपरलेटिव आ गया तो अपन क्या लगाएंगे, दैट आई हैव एवर सीन, है ना। अब आगे देखो ये क्या है, अब यहाँ पे ये नहीं लिख सकते अपन दिस इज द बेस्ट मूवी विच, विच नहीं लिख सकते आप, गलत हो जाएगा, विच आई हैव एवर सीन, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये लिख दो कि दिस इज द बेस्ट मूवी विच आई एवर सीन। अब आपको वो क्या करके देगा, यहाँ पे वो विच और दैट को चूज करने के लिए देगा आपको, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार नॉन लिविंग थिंग्स के साथ तो विच आता है, डेट भी आ सकता है, क्या लगाऊं। तो अगर आपको ये रूल पता होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा डेट आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे और आप सीधा का सीधा डेट करोगे, विच नहीं करोगे। आगे चलते हैं, सी इज द मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट दैट आई नो, कि भाई साहब वो मोस्ट टैलेंटेड है। अब देखो मोस्ट टैलेंटेड है यानी सुपरलेटिव, है ना, सुपरलेटिव आ गई, सुपरलेटिव आ गई तो अपन क्या करेंगे, अपने को पता है जब भी सुपरलेटिव डिग्री आए और आगे रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वहां पे विच, हु कुछ नहीं आएगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा। तो यहाँ पे अपन ये नहीं लिख सकते कि सी इज द बेस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट हु आई नो, हु नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री आ गई है। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री आ गई है तो अपने को पता है सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा, दैट ही सही होगा। समझ गए होगे आप, आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं द सेम, द फ्यू, द लिटल की, द सेम, द फ्यू, द लिटल की। देखो दिस इज द सेम ड्रेस, द सेम ड्रेस है ना, द सेम ड्रेस दैट आई वोर टू द पार्टी, की भाई साहब ये वही ड्रेस है जो मैंने पार्टी में पहनी थी। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिख सकते कि दिस इज द सेम ड्रेस विच, विच आई वोर टू द पार्टी, तो विच क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप सोचो कि ड्रेस है भाई साहब नॉन लिविंग थिंग है, मैं विच टिका देता हूँ, तो जैसे ही आप विच टिकाओगे तो आपको है ना जो एग्जामिनर है वो माइनस मार्किंग में टिकाएगा। क्यों, क्योंकि आपको उस समय ये रूल याद नहीं आया होगा कि हम हमेशा द फ्यू, द सेम, द लिटिल के साथ क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आपको ये वीडियो मेरे हिसाब से तो तेज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं बहुत खींच के पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत स्पीड से पढ़ाता हूँ। तो आपको मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो, मैं ऐसे ऐसे उदासी से पढ़ाता रहूँ, ये वीडियो 5-6 घंटे की बन जाए और आप बैठे रहो। ये सेम कंटेंट बहुत लोगों ने 4-4, 5-5 घंटे में पढ़ा रखा है, जो मैं आपको 1-1.5 घंटे में दे रहा हूँ। और आप यकीन मानिए ये 1 घंटे की वीडियो मेरी 3 दिन की मेहनत है। अब आप कहोगे सर कैसे, वो कभी फ्री होंगे तो बताएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैं दिल से चाहूँगा कि प्लीज़ आप इसको अप्रिशिएट कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि मेरी मेहनत को मेरे को ऐसा लगे कि हाँ यार, अपन जो मेहनत कर रहे हैं वो बच्चों के काम आ रही है। आगे चलते हैं, द फ्यू बुक्स दैट आई हैव सॉरी द फ्यू बुक्स दैट आई हैव आर ऑल क्लासिक। अब देखो द फ्यू बुक्स, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, द फ्यू आ गया, द फ्यू आ गया, तो द फ्यू के साथ हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट आता है। आप जब द फ्यू, फ्यू या एनी ये पढ़ोगे ना, तब भी आपको ये बात बताई जाएगी कि जब भी द फ्यू आता है, जब भी द फ्यू आता है तो उसके साथ हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट आता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन दैट आता है और उसके बाद रिलेटिव क्लोज भी आता है जो उस दैट को है ना
थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है, क्या सॉरी उस द फ्यू को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है कि भाई साहब मेरे पास जितनी किताबें हैं ना वो सारी क्लासिक किताबें हैं, है ना। तो देखो द फ्यू का मतलब होता है जितनी कम है लेकिन जितनी भी हैं सारी, कम है लेकिन जितनी भी हैं सारी। तो ये बंदा क्या करेगा कि मेरे पास किताबें कम है लेकिन जितनी भी किताबें हैं सारी क्लासिक्स हैं, सारे क्लासिक्स हैं। तो आपको पता चला कि द फ्यू का मतलब क्या होगा। द फ्यू जब भी आएगा तो अपन दैट लिखेंगे, अपन ये नहीं लिखेंगे द फ्यू बुक्स विच आई हैव आर ऑल क्लासिक। तो यहाँ पे विच नहीं आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा, है ना, दैट आएगा। ये चीज ध्यान रखना। आगे चलते हैं। द लिटिल मनी दैट आई सेव्ड इज गॉन नाउ। कि भाई साहब तो थोड़े से पैसे मेरे पास थे, इतू से, मतलब जितने भी थे वो सारे, जितने भी थे वो सारे, वो थोड़े से जो पैसे थे ना मेरे पास, द लिटिल मनी दैट आई सेव्ड इज गॉन नाउ। कि जो थोड़े बहुत पैसे मैंने बचाए थे वो सारे चले गए। तो यहाँ पे भी द लिटिल आ गया ना, द लिटिल आ गया। अपन ने रूल में क्या पढ़ा, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, ये जब भी आए तो अपन को क्या लिखना है, दैट लिखना है, दैट लिखना है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे ना। रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज करेंगे। तो अपन ये नहीं लिख सकते कि द लिटिल मनी विच आई सेव्ड, है ना, विच आई सेव्ड इज गॉन। तो यहाँ पे विच नहीं आ सकता, विच नहीं आ सकता, विच नहीं आ सकता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। ओनली और नन में देखो कुछ छुप रहा होगा तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, प्लीज वहां से देख लेना। हो सकता है कि ये फेल्ड द टेस्ट मेरे पीछे आ रहा होगा, कुछ शब्द मेरे पीछे आ रहे होंगे, तो उनके लिए मैं अभी से माफी मांगता हूँ। देखो ये चीजें जचाना बहुत मुश्किल होता है कि मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि मैं कितनी दूर में आऊंगा और मैं कहाँ तक लिखूँ। मैं कोशिश पूरी करता हूँ लेकिन कभी कभी क्या है, कुछ शब्द पीछे आ जाते हैं। तो प्लीज आई एम रियली रियली सॉरी, लेकिन आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं ऊपर लिख दूंगा वैसे तो इसके, लेकिन आपको जब मैं पीडीएफ दूं तो उससे भी आप नोट्स में लिख लेना, और नोट्स आपको हाथों से ही बनाने। ठीक है। अब बात करते हैं ओनली और नन की। देखो दिस इज दी ओनली, दी ओनली बुक दैट आई नीड फॉर द एग्जाम। तो यहाँ पे द ओनली आ गया या ओनली आ गया ना, तो अपन क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, दैट लिखेंगे। अपन क्या नहीं लिखेंगे, अपन विच नहीं लिखेंगे। अपन ये नहीं लिख सकते कि दिस इज द ओनली बुक विच आई नीड फॉर द एग्जाम। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, दैट होगा, है ना। क्यों, क्योंकि अपन ने रूल पढ़ा था कि ओनली और नन के साथ क्या आएगा, दैट आएगा। आगे चलते हैं। None of the students that attended the lecture failed the test। कि भाई साहब कोई भी स्टूडेंट जिसने लेक्चर अटेंड किया था वो एग्जाम में फेल नहीं हुआ था। और यही चीज आपके साथ हुई होगी जब आप पटवारी का सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का या फोर्थ ग्रेड का एग्जाम दोगे, और जब इंग्लिश के पर्सन आएंगे और आप ये वाले रूल देखोगे तो आपको मेरी आवाज आपके कानों में सुनाई देगी कि ये ऐसी चीज ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी। यही रीड के स्टूडेंट्स के साथ हुआ था। वो यही बोल रहे थे कि सर आपकी आवाज है ना हमारे कानों में सुनाई दे रही थी जब हम सिंपली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कंजक्शन वगैरह के सवाल कर रहे थे, तो आपकी आवाज हमारे कानों में गूंज रही थी। तो अगर आप मेरी वीडियो, सारी वीडियो 2 या 3 बार देख लोगे ना, तो आप कोई भी सवाल करोगे तो मेरी आवाज है ना आपके कानों में गूंजेगी, और तब आपके पर्सन भी सही होंगे। यानी आपने उस टॉपिक को रट लिया है, सीधा सा मतलब उस चीज का ये होता है। आगे चलते हैं। ठीक। नन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट अटेंडेड द लेक्चर वाज फेल्ड, सॉरी वाज फेल्ड द टेस्ट। कि भाई कोई भी फेल नहीं हुआ। तो अब देखो अपन क्या नहीं लिखेंगे, अपन ये नहीं लिखेंगे नन ऑफ द स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द लेक्चर फेल्ड द टेस्ट। तो हु नहीं लिखेंगे, अपन क्या सोचेंगे कि भाई स्टूडेंट है, वो ह्यूमन बीइंग है, तो अपन हु लगा देते हैं। लेकिन ऐसे करते ही आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नन आया है और मैंने आपको पढ़ाया कि जब भी नन आए तो आपको क्या करना है, जब भी नन आए तो आपको दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। आगे चलते हैं। अब देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ऑल, ये जब भी आए तो अपन क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए एवरीथिंग दैट ही सेड वाज ट्रू। कि भाई साहब उसने जो भी कहा वो सब कुछ सच था। तो एवरीथिंग आ गया ना, तो एवरीथिंग आ गया तो अपन क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। अपन विच नहीं लगाएंगे, विच लगाते ही ये गलत हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, अपने को दैट ही लगाना है, क्योंकि रूल है कि समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ऑल, कुछ भी आए तो हमेशा आपको दैट लगाना है। आगे चलते हैं। इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू टू हेल्प। कि भाई साहब कुछ भी ऐसा है जो मैं मदद कर सकता हूँ आपकी मदद के लिए। तो देखो एनीथिंग आ गया है ना, एनीथिंग आ गया तो अपन क्या करेंगे, अपन दैट लगाएंगे, है ना। इज देयर एनीथिंग विच आई कैन डू टू हेल्प यू, तो ये नहीं होगा, है ना। विच नहीं आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा। आगे चलते, नथिंग दैट यू से विल चेंज माई माइंड। कि तू चाहे कुछ भी कह ले, तू मेरा माइंड चेंज नहीं कर सकता, मेरा ओपिनियन चेंज नहीं कर सकता। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि नथिंग विच यू से विल चेंज माई माइंड, है ना। विच नहीं आएगा, विच नहीं आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा, है ना। दैट आएगा, विच नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि नथिंग जब भी आए सेंटेंस में तो अपन क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। यही सेम होगा ऑल के साथ। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। कि भाई हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो आप वहां पे दैट लिखोगे, विच नहीं लिखोगे। ठीक है, विच लिखते ही आपका गलत हो जाएगा। आगे चलते
अब चलते हैं वोट। वोट क्या होता है? वोट का मतलब होता है द थिंग विच। देखो वोट की एक खास बात है कि वोट रिलेटिव प्रोनाउन होते हुए भी है ना किसी चीज को रिलेट नहीं करता। जैसे वोट ना, मैं इतनी देर से चेक रहा हूँ मेरी वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है ना, प्लीज मैं चेक कर लेता हूँ, आई एम सॉरी। लेकिन ये यार चेक करना जरूरी है कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ और फिर पता चले कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही हो तो दिल पे छुरियां चल जाती है भाई साहब। बहुत बार हो रखा है मेरे साथ ऐसा, है ना। अब देखो, हाँ? वोट, वोट क्या होता है? वोट देखो, वोट इज नेवर यूज्ड फॉर एन एंटीसीडेंट। कि भाई साहब वोट किसी चीज को रिलेट नहीं करता। वोट एक तो किसी चीज को रिलेट नहीं कर सकता, और ना ही वोट का कोई एंटीसीडेंट होता है। तो आप कहोगे सर वोट प्रोनाउन कैसे होता है? तो वोट प्रोनाउन होता है ऐसे, देखो जैसे आपने लिखा यू कैन टेक द बुक, है ना, विच यू लाइक। कि भाई साहब तुझे जो भी किताब चाहिए तो वो लेके जा सकता है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन टेक वॉट यू लाइक। भाई जो तुझे चाहिए वो ले जा। अब जैसे किताबें पढ़ी है तो मैं किताबों की तरफ हाथ करके कहूंगा कि जो तुझे चाहिए वो ले जा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बुक का नाम ही नहीं लिया, तो मैं बुक को रिलेट किससे करूंगा, है ना। मैंने सीधा बुक की तरफ हाथ करके किया, कहा मान लो 15-20 किताबें पढ़ी थी, मैंने कहा जो तुझे पसंद है वो ले जा। और मैं बात किताबों की कर रहा हूँ लेकिन मैंने सेंटेंस में किताबों का नाम नहीं लिया, तो यहाँ पे क्या काम आएगा, यहाँ पे वोट काम आएगा। यानी ये सेंटेंस भी सही है और ये सेंटेंस भी सही है। यू कैन टेक द बुक विच यू लाइक और यू कैन टेक वॉट यू लाइक। आगे देखो, यू कैन ईट द फूड विच यू वांट। मान लो बहुत सारा खाना बना है तो मैं कहूंगा कि भाई तुझे जो खाना पसंद है ना वो खा ले, जो खाना तेरे को पसंद है तू वो खा ले। और अपन ये चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं, यू कैन ईट वॉट यू वांट। बहुत सारा खाना पड़ा है, मैं हाथ करके कहूंगा भाई तेरे को जो खाना है वो खा ले, मैंने खाने का नाम ही नहीं लिया, है ना। लेकिन वोट का यूज कर लिया तो अगले वाला अपने आप समझ जाएगा। आप हमेशा याद रखना कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये आपको किसका सेंस देंगे, जो, जिसको, है ना, जिससे, या शायद जिनको, इस चीज का सेंस देंगे। यानी रिलेट करेंगे, उस नाम को रिलेट करेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वोट भी समझ में आ गया होगा। अगला टाइप पढ़ते हैं। अगला टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है आदान प्रदान। जैसे देखो ईच अदर, वन अनदर, ये क्या होते हैं, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। जैसे जिसमें एक्शन दोनों तरफ होते हैं, है ना। जैसे कैसे आप समझो, देखो मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे देखो ईच अदर यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू पीपल और थिंग। ईच अदर का मतलब होता है कि जब अपन दो लोगों की बात कर रहे हो तब अपन क्या करेंगे, ईच अदर का यूज करेंगे। जब अपन दो लोग या दो चीजों की बात कर रहे हो तो अपन ईच अदर का यूज करेंगे। सेंटेंस देखिए, सारा एंड जॉन लव ईच अदर। भाई साहब जो सारा है और जो जॉन है वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो सारा जॉन से भी प्यार करती है, जॉन सारा से भी प्यार करता है। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, दोनों में क्या है, प्यार का आदान प्रदान चल रहा है, ठीक है। प्यार का आदान प्रदान चल रहा है तो अपन क्या कहेंगे, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा, जिसमें दोनों पार्टियां काम करेंगी। जैसे देखो, द टू टीम्स कंपीटेड फियर्सली अगेंस्ट ईच अदर। कि भाई साहब जो दोनों टीम थी ना, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कंपीट किया। यानी ये वाली टीम ने भी कंपीट किया, ये वाली टीम ने भी कंपीट किया। ऐसा नहीं है कि ये वाली टीम कंपीट कर रही थी, ये वाली बैठी थी, दोनों कंपीट कर रही थी खेल में, दोनों खेल रही थी। तो क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज होगा, और यूज होगा हमेशा दो चीजों के लिए, या दो पर्सन या दो थिंग्स के लिए। समझ गए होगे आप। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वन अनदर की। वन अनदर क्या है, यूज्ड व्हेन रेफरिंग मोर देन टू पीपल और थिंग्स। भाई ईच अदर तो जब दो लोगों की बात कर रहे हो, और वन अनदर जब दो या दो से ज्यादा लोगों की ये बात कर रहे हो। जैसे देखो, हमेशा दो से ज्यादा, दो नहीं दो से ज्यादा, क्योंकि दो के लिए तो ईच अदर आ ही गया। तो दो से ज्यादा लोगों की बात करेंगे तो वन अनदर यूज करेंगे। देखो, ऑल द मेंबर ऑफ द टीम सपोर्ट वन अनदर। कि भाई साहब टीम के जितने भी मेंबर थे सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। यानी ऐसा नहीं था कि एक बंदा सिर्फ दूसरे को सपोर्ट कर रहा था, एक बंदा सारी टीम को सपोर्ट कर रहा था, फिर दूसरा बंदा भी सारी टीम को सपोर्ट कर रहा था, फिर तीसरा बंदा भी सारी टीम को सपोर्ट कर रहा था। तो इसका मतलब जो 5 बंदे थे, वो 5 या 6 बंदे जितने भी थे टीम में, वो सारे एक दूसरे को आपस में सपोर्ट कर रहे थे। आप समझ गए होंगे मेरी बात। द स्टूडेंट इन द क्लास हेल्प वन अनदर विद देयर असाइनमेंट। देखो असाइनमेंट का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन जब भी हमारी स्कूल में एग्जाम होता था ना, तो भाई साहब हम बड़े दानवीर बनते थे। जैसे हर बंदा दूसरे बंदे को टिपा रहा होता था। कैसे, मतलब ये सच में हुआ है, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं क्या, थोड़ा इंग्लिश में ऊपर वाले की दया से हमेशा से ही थोड़ा सा तेज था। तो मैं जैसे दो लाइनें बनी हुई थी, तो मैं इस लाइन के आगे ही आगे बैठा था। अब मैं जो लिख रहा था, मेरे पीछे वाला लिख रहा था, उसका देख के साइड वाला लिख रहा था, उसका देख के इस वाले साइड वाला लिख रहा था, इस वाले साइड वाला।
ऐसे करके मेरी कॉपी से करीबन 20 से ज्यादा बंदे टीम रहे थे, है ना। ये शायद कब की बात है, 8वीं 9वीं की बात है, ज्यादा मतलब बड़ी की बात नहीं है। तो वो टेस्ट भी मजाक सा ही था, तो ऐसा चल रहा था। तो अब हुआ क्या, इससे हुआ ये कि हम एक दूसरे की मदद कर रहे थे, है ना। तो अब क्लास में क्या कर रहे थे, हम एक दूसरे की मदद कर रहे थे, और हम 2 से ज्यादा थे तो अपन क्या बोलेंगे, वन अनदर, वन अनदर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका प्रोनाउन टॉपिक पूरा होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको मजा आया होगा पढ़ने में, है ना। और आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। ठीक है, बाय बाय।